हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। आज से हम हिमाचल प्रदेश जीके का एक कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। इस कोर्स में हम हिमाचल प्रदेश में जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाए या फिर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग इन फ्यूचर में कंडक्ट करवाएगा, जैसे कि पटवारी, क्लर्क, जेओई, कांस्टेबल, या फिर जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाते हैं जैसे कि एचएएस, एलाइड, नायब, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें जो हिमाचल प्रदेश का वेटेज रहता है वो इस कोर्स से आराम से कवर हो जाएगा। क्लियर। अब जो ये एग्जाम है, जैसे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो कंडक्ट करवाते हैं वो 2 स्टेजेस में होते हैं। वैसे तो 3 स्टेजेस है, बट अगर मैं प्राइमरली बात करूं तो 2 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस। प्रीलिम्स में क्या होता है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। मेंस में आपको लिख के क्वेश्चन करने होते हैं। क्लियर। तो ये जो कोर्स है इसमें आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे ही कोई टॉपिक खत्म होता है, जैसे हमने कोई हिस्ट्री का टॉपिक खत्म किया तो उसके बाद जैसे ही लेक्चर खत्म होता है उस टॉपिक को खत्म होने में 1 लेक्चर भी लग सकता है, 2 लेक्चर भी लग सकते हैं। जैसे ही खत्म होता है उसके बाद आपको हम एमसीक्यू देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, साथ ही साथ हम आपको मेंस के क्वेश्चन देंगे। उससे क्या होता है, आपकी तैयारी बेटर होती जाएगी। साथ ही साथ आपको क्लास नोट्स मिलेंगे पीडीएफ के फॉर्म में, जो क्या होंगे, बाइलिंगुअल होंगे, क्योंकि हिंदी के स्टूडेंट्स को ना दिक्कत आती है। थर्ड इज योर आपके ऑनलाइन मॉक टेस्ट होंगे वीकली सैटरडे या संडे को आपके क्या होंगे, टेस्ट होंगे, ऑनलाइन एमसीक्यू के टेस्ट होंगे। इसमें आपके दोनों तरह के क्वेश्चन आएंगे, जैसे क्लरिकल में आता है या फिर एचएएस वगैरह में जो भी क्वेश्चन आते हैं। थर्ड, उसके बाद क्या है, इसमें आपको सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे प्रीलिम्स और मेंस के। अब देखो, एक आपको ये क्वेश्चंस दे रहे हैं जो हम खुद बना के आपको नए क्वेश्चंस दे रहे हैं। साथ ही साथ आप अपने एंड पे क्या करेंगे, जैसे ही आपका कोई टॉपिक खत्म होता है उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आप वो टॉपिक देखेंगे जो उससे क्वेश्चन आया है, उसको आप क्या करेंगे, अपने एंड पे सॉल्व करेंगे। इससे क्या होता है, जब आप सॉल्व करेंगे और आपसे जब क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे तो आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। और अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो आप आराम से पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हम आपको क्या देंगे, फ्लो चार्ट्स देंगे, निमोनिक्स देंगे। हिमाचल जीके में ना बहुत फैक्ट्स है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स है, तो पेपर में भी बहुत ज़्यादा फैक्ट्स पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ मैं, मेंस में तो नहीं, प्रीलिम्स में क्या बहुत ज़्यादा फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो आपकी तैयारी को बेटर करने के लिए हम आपको फ्लो चार्ट्स देंगे। लेक्चर वो हर एक लेक्चर में इंक्लूड होगा, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ लेक्चर पढ़ाया जाएगा, नहीं, हम आपको याद करने का तरीका भी बताएंगे कि याद कैसे करनी है चीज़ें। तो उसके लिए निमोनिक्स होंगे, फ्लो चार्ट्स होंगे, तो ये सब कुछ इस कोर्स में है। अब एक बार ना हिमाचल प्रदेश जीके की हम वेटेज देख लेते हैं, डिफरेंट एग्जाम्स में क्या रहती है। अगर मैं आपको एचएएस की बात करूं, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो उसमें जो एग्जाम है उसकी बात करूं, उसमें क्या होता है, मैंने बताया था प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, तो 100 में से ओवर द ईयर्स कितने क्वेश्चन आए हैं, ये हमारे एनालिसिस से हमें पता चला है कि अगर हम 2016 से 19 तक देखें तो वेटेज कुछ नहीं थी, 20 से 21 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक साल 20, फिर 21, 21, 20। बट अगर मैं 2020 की बात करूं तो यहाँ पे क्वेश्चंस बढ़ गए, कितने, 26 क्वेश्चंस आए थे, किससे, एचपीजीके से। उसके बाद फिर 24, 19, 18 और अभी प्रेजेंटली कितने, 16 क्वेश्चन। तो देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हुए, लेकिन यहाँ पे भी कम थे, फिर बढ़े ना। तो इस तरह कभी भी क्या हो सकता है, वेटेज बढ़ सकती है। बट 20 से आप लेके चलो, 20 से 25 क्वेश्चन आते ही है, 100 में से 20 से 25 क्वेश्चन बहुत होते हैं। एंड एलाइड, अगर एलाइड की बात करें जो अभी हुआ था रिसेंटली एग्जाम, उसमें कितना होता है, 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 में से 60 क्वेश्चन कितने रहते हैं, एचपीजीके से। जो अभी एग्जाम हुआ था जिसका रिजल्ट भी आ गया अब तो उसमें क्या था, उसमें इतने क्वेश्चंस नहीं थे, उसमें 45 के अराउंड क्वेश्चन थे। हो जाता है कभी थोड़े बहुत कम, बट 50 से 60 आप लेके ही चलो, आते ही है। साथ ही साथ नायब की बात करूं मैं, जो कह रहे हैं अपकमिंग ईयर में या इस साल हो सकता है नोटिफिकेशन आए इसकी, तो इसमें कितने हैं, टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं। 120 में से कितने, 30 क्वेश्चन किससे आते हैं, एचपी जीके से आते हैं। नेक्स्ट इज योर क्लास 3 एग्जाम, जैसे क्लरिकल हो गया, जेओआईटी हो गया, पटवारी हो गया। इनफैक्ट पटवारी में तो इसकी वेटेज ज्यादा रहती है, यहाँ तो लिखा है ना 10 से 15 क्वेश्चन। क्लरिकल जेओआईटी में होता है इतने क्वेश्चंस रहे, बट पटवारी में इसकी वेटेज बढ़ जाती है एचपीजीके की। तो ये है रेलेवेंस। अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा पोर्शन किस चीज से आता है एग्जाम में, वो है हिमाचल प्रदेश का, बहुत ज्यादा पोर्शन आता है यहाँ से। तो यहाँ से आपको इंपॉर्टेंस पता चल रही है हिमाचल प्रदेश जीके की। अब देखो, एक ना मिसकंसेप्शन है कि ऐसे होता है कि नहीं एचएएस के लिए तो हमें कुछ अलग से ही बहुत ज़्यादा हिमाचल का पता नहीं क्या ही पढ़ना है, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, बेसिक्स ना सेम रहते हैं, आप चाहे क्लर्क के लिए पढ़ रहे हो या फिर आप एचएएस के लिए पढ़ रहे हो, बेसिक्स नहीं बदल सकते किसी भी चीज़ के। ठीक है, अब इतनी चोटियां हैं हिमाचल में, अब चोटियां तो उतनी ही रहेगी, आपको पढ़नी भी पड़ेगी, आप एचएएस के लिए पढ़ो या फिर क्लरिकल के लिए पढ़ो।
ठीक है। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि नहीं हमें कैसे पढ़ना होता है, और इस कोर्स में भी हम आपको बताएंगे कि हम किस तरीके से ये दोनों एरिया हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ये है एचएएस का क्वेश्चन, आई थिंक ये 2020 या 21 का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या था, इसमें लिखा हुआ है, और ये जो टॉपिक है ना, मैंने एक ही टॉपिक से ये क्वेश्चन है एक ही टॉपिक से उठाया है। ये है रिजर्व्ड एरिया, ठीक है, रिजर्व्ड एरिया, इन्वायरमेंट के नीचे आता है ये टॉपिक, ठीक है। रिजर्व्ड एरिया यानी कि संरक्षित क्षेत्र। अब नेचर का कुछ ऐसा पार्ट होता है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट उसको क्या करती है, संरक्षित क्षेत्र में डालती है, अब रिजर्व्ड एरिया में डालती है। अब किससे प्रोटेक्ट करना है, ऑब्वियसली ह्यूमन से। हम ह्यूमन से जो क्या कर रहे हैं, नेचर को हार्म कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, ह्यूमन से प्रोटेक्ट करने के लिए उनको किस में डालती है, संरक्षित क्षेत्र में। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इन एरियाज में, ये रिजर्व्ड एरिया बहुत प्रकार के होते हैं, प्राइमरीली जैसे नेशनल पार्क हो गए, राष्ट्रीय उद्यान आपने सुना होगा, नेशनल पार्क है, कुल्लू में है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, नेशनल पार्क होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ से आया है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। तो ये हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंटली कितने हैं, अगर मैं आपको बताऊं 26 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एंड 5 नेशनल पार्क है। तो इस तरीके से यहाँ से ये क्वेश्चन आया है। तो इसको थोड़ा सा हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें इनको टैकल करना है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, किबर इज द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आप कंसीडर कीजिए इन स्टेटमेंट्स को, और ये फिर पूछ रहे हैं आपसे चूज दी करेक्ट वन। आपको ये सारी स्टेटमेंट्स इन्होंने दे दी, और अभी आपसे पूछ रहे कि इनमें से बताओ कौन सा सही है। क्वेश्चन समझ आया। यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑक्युपाइज 1171 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। इनमें से कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसी है जिसका एरिया इतना है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखने से समझ आ रहा है कि ये क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। अगर देखो यहाँ पे पूछा है किबर इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश, अगर आपको लगता है ये सही है तो आप क्या करोगे, यस ये सही है। कीरगंगा नेशनल पार्क वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1994 इन हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है ताला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज एन एरिया ऑफ 46.4 square kilometer. Next is Child Wildlife Sanctuary of Himachal Pradesh was established in 1962. अब देखो कितने फैक्ट्स है, 1 2 3, वो भी डेट्स फैक्ट्स, ठीक है। तो इनको याद रखना थोड़ा टफ होता है। तो अगर आपको ये सारे के सारे भी पता नहीं है, दो भी पता है, तो आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। यही है जो मैं आपको बता रही थी कि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने। जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम उनको डिस्कस करेंगे, तो उससे हम आपको बताएंगे। अगर आपसे कोई एमसीक्यू सॉल्व ही नहीं हो रहा है, जरूरी नहीं है कि हमेशा नॉलेज का चेक होता है, कई बार हमें क्वेश्चन सॉल्व करना भी नहीं आता है, उस वजह से क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये मेथड्स होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने को, ये भी क्या है हम आपको अपनी क्लास में बताएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं 1 and 3 इज करेक्ट, मतलब ये करेक्ट है और ये करेक्ट है इसके अकॉर्डिंग। तो ये मेथड्स है सॉल्व करने के, धीरे धीरे आपको आ जाएंगे। यही रेलेवेंस आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की उन क्वेश्चन की एंड एमसीक्यू जो हम आपको देंगे, कि आप जितना सॉल्व करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस क्या होती जाएगी, बेटर। सिर्फ पढ़ने से पेपर नहीं निकलता है, यू हैव टू प्रैक्टिस, वो चाहे कोई भी स्टेज हो, प्रीलिम्स हो, मेंस हो। एंड नेक्स्ट चीज और यहाँ पे है कि किसका एरिया इतना 117 स्क्वायर किलोमीटर है, वो है हमारा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क का। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्या है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। 5 नेशनल पार्क है, तो आपको क्या है, पांचों का पता होता है, यहाँ पे भी पढ़ाए जाएंगे, यहाँ पे भी पढ़ाए जाएंगे। अब डिफरेंस, अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा होता तो ये कैसे पूछते, ये पूछते यहाँ पे नेशनल पार्क 1 2 3 4, इसमें अगर ये क्वेश्चन आता, यहाँ पे उसका एरिया लिखा होता, एरिया किसका है, यहाँ पे A B C D, ठीक है। यहाँ पे 1171 स्क्वायर, यहाँ लिखते हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, और नेक्स्ट इज योर पिन वैली नेशनल पार्क 625। तो यू हैव टू, इन दोनों को आपको क्या करना पड़ता, मैच द कॉलम में आ जाते क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा डेप्थ में आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या होना चाहिए, अगर पांचों की नहीं तो 3 की हाइट तो आपको पता हो। यहाँ पे सिर्फ अगर एक की पता है, सबसे बड़ा कौन सा, यूजुअली यही पूछते हैं इसमें डायरेक्ट कि सबसे बड़ा बताओ कौन सा है, कौन से, जैसे यहाँ पे पूछ लेते ये बताओ ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको सबका पता होना चाहिए कि हर एक नेशनल पार्क कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, क्या इसकी हाइट है। बट पढ़ने तो यहाँ पे भी ये पढ़ाया जाता है, यहाँ पे भी ये पढ़ाया जाता है, ये आपके एंड पे है कि आपको कितना पढ़ना है, एग्जाम की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो वो हम भी आपको बताएंगे जब हम कुछ टॉपिक्स, क्योंकि यहाँ के ऐसे हैं मेंस के, वो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम आपको अपने एंड से बताएंगे कि आपको ये नहीं पढ़ने हैं। तो इस तरह से ये है कंपैरिजन कि
यहाँ से पता चलता है जो हमारा कोर्स है, जो मैं आपको स्टार्टिंग में भी कह रही थी, ये सब एग्जाम्स के लिए है, क्योंकि आपको विद इन टाइम हम बताते रहेंगे कि नहीं ये चीज़ छोड़ दो, पर्टिकुलरली क्लरिकल के लिए। और इसमें तो सब कुछ आपको करना ही है, यहाँ तो आपको सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। अब आते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था प्रीलिम्स होता है, जो एचपीएस के जितने भी एग्जाम्स होते हैं मोस्टली एचएस नाइट, उसमें क्या होता है, प्रीलिम्स होता है और क्या होता है, मेंस होता है। अब प्रीलिम्स और मेंस में क्या होता है, अब यहाँ पे मेंस के क्वेश्चन है, जैसे मेंस में पूछे गए हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्रजामंडल इन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ हिमाचल प्रदेश। जैसे इंडिया का स्ट्रगल रहा था, फ्रीडम स्ट्रगल, हिमाचल प्रदेश भी किसका पार्ट था, इंडिया का पार्ट था, तो इंडिया का भी क्या रहा है, फ्रीडम स्ट्रगल रहा है। तो उसमें पूछ रहे हैं कि प्रजामंडल बने थे, कहाँ बने थे प्रजामंडल, हिमाचल में बने थे प्रजामंडल फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम। तो ये पूछ रहे हैं बताओ इनका क्या रोल रहा है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ हिमाचल प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन है। अब जो ये क्वेश्चन है इसको कैसे बताना है, क्या करना है, ये आपको विद टाइम पता चलेगा कि हमें लिखने कैसे, जैसे हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे, हम आपको क्वेश्चंस देंगे तो आपको पता चलेगा कि फिर हम मॉडल आंसर्स भी आपको देंगे, फिर आपको पता चलेगा अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे लिखना था, ये तरीका होता है। तो ये ओवर द टाइम आपको आ जाएगा चीजें। अब एचएस की बात, अब जो क्लरिकल वगैरह एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें डायरेक्ट लिखा होता है कि एचपीजीके, क्या लिखा होगा कि एचपीजीके आएगा। अब एचपीजीके कितना आएगा, कहाँ से आएगा, ये कुछ नहीं लिखा होता उसमें, ठीक है। जो पूरा एक सिलेबस है वो मेंशन किया गया है एचएस के पेपर में, मेंस में सिलेबस मेंशन किया है, तो हम उसी सिलेबस को क्या करेंगे, बेस लेंगे और वहीं से ही क्या करेंगे, हम हिमाचल जीके अपना पढ़ेंगे, उस सिलेबस को हम बेस लेके, ठीक है। तो ये है मेंस का सिलेबस। इसमें क्या होता है, 8 पेपर होते हैं, इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, ऐसे होता है, जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3, कई बार यहाँ पे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 भी बोल देते हैं। एंड ये है आपके ऑप्शनल, जो आप चूज करोगे, ऑप्शनल का पेपर होता है जो। तो यहाँ पे लिखा है हिमाचल प्रदेश का सिलेबस। ये जो सिलेबस है ये डिटेल में मेंशन किया है, ये हमारा बेस रहेगा, पूरा जो कोर्स है उसका ये बेस है। ये जो 2 पेपर होते हैं क्वालिफाइंग होते हैं, आपको 40% मार्क्स लाने होते हैं, इसके मार्क्स जो मेरिट में इंक्लूड नहीं होते हैं, दिस वाले ऐसे नहीं, ये क्वालिफाइंग होते हैं ये दोनों। अब ये है हिस्ट्री का, ये है मेंस का सिलेबस, मेंस में एचएस के मेंस का सिलेबस जो हमारा बेस रहेगा, कुछ नहीं है, अलग अलग पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, इसी तरीके से हमने क्या करना है, एक कुछ नहीं है। जैसे बचपन में क्या करते थे, एनसीईआरटी या फिर सीबीएसई की जो भी किताबें होती थी, एक मेन चैप्टर होता था, चैप्टर के बाद क्या होते थे उसके सब चैप्टर में सब यूनिट्स होते थे। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, हिस्ट्री है, हिस्ट्री में ये चैप्टर 1 ले लो, इसके क्या होंगे, सब यूनिट्स होंगे। उसके बाद जब उस पूरा टॉपिक खत्म होगा, पूरा चैप्टर खत्म होगा, तो चैप्टर के बाद हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, एमसीक्यू करने के बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न में आंसर देंगे। तो वही पैटर्न है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, 50 से 60 के अराउंड क्वेश्चन ये टॉपिक्स है हमारे जिनको हमें पढ़ना है धीरे धीरे आराम से। 50-60 लेक्चर्स में 65-70 लेक्चर्स में क्या हो जाती है, ये चीजें कंप्लीट हो जाएगी। तो ये है टॉपिक, फर्स्ट इज योर हिस्ट्री। हिस्ट्री में अगर देखें हम तो वही है, इमर्जेंस एंड ग्रोथ ऑफ अर्लियर मेडिवल स्टेट्स लाइक कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, इनकी ग्रोथ के बारे में आप बताओ, ये कैसे बने थे स्टेट्स, कैसे ये ग्रो किए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते ना, यहाँ से 5 ईयर प्लान्स, विजन, डेवलपमेंट, हिल स्टेट, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते। सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन अंडर कॉलोनियल पीरियड, फोकस ऑन द बेथ, बेगार, रीत, ये कुछ प्रथा होती थी हिमाचल प्रदेश में, क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये डिटेल सिलेबस है, धीरे धीरे, अभी मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, जब हमारा कोर्स होगा तो हम इनको डिटेल में आराम से कर लेंगे। जैसे ज्योग्राफी से है तो अब ये पूछ रहे हैं शिवालिक के बारे में बताओ, दून एंड लो वैलीज के बारे में आप बताओ, ज्योग्राफिकल रीजन्स है हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पे प्लेन है, कहाँ पे किस प्रकार से, यहाँ पे माउंटेन्स तो हर जगह ही है, बट जैसे ऊना है, ऊना क्या है, मोस्टली प्लेन है, ठीक है। तो ये अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन्स है हिमाचल प्रदेश के जिनके बारे में हमें पढ़ना है। अर्बनाइजेशन पॉलिसीज इन हिमाचल प्रदेश, ये इकोनॉमिक सर्वे से मोस्टली कवर हो जाती है, इकोनॉमिक सर्वे आता है ना अभी, तो बजट आता है, तो मोस्टली ये वाला एरिया वहाँ से कवर होगा। फॉरेस्ट पॉलिसी क्या है, ये भी वहाँ से कवर हो जाता है, बाकी इनकी साइट्स भी होती है एचपी फॉरेस्ट की, तो हम वहाँ से भी ये डाटा लेते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसके लिए भी इनकी साइट्स को हम रेफर करेंगे, ठीक है, हम रेफर करेंगे, हम आपको वहाँ से एक अच्छे से नोट्स प्रोवाइड करके पीडीएफ के फॉर्म में हम आपको देंगे इस चीज़ की। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया एंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, यहाँ से क्वेश्चन आता है मेंस में। तो ये है
जैसे हैजार्ड एंड रिस्क प्रोफाइल ऑफ हिमाचल प्रदेश, जैसे लैंडस्लाइड से अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश का 50% ऑफ एरिया क्या है, लैंडस्लाइड प्रोन है। तो इस तरह से, तो ये मेंस में ये फैक्ट्स आपको इस तरीके से पता होने चाहिए, कैसे आपको आंसर्स लिखना है। तो ये सब कुछ कैसे लिखना है, क्या फैक्ट्स डालने हैं, तो ये सब कुछ क्या होगा, इस कोर्स के थ्रू हम कवर करेंगे। सोसाइटी एंड कल्चर, ये और हमारा चैप्टर आ गया। फिर इसके ये क्या है, सब चैप्टर के क्या है, सब यूनिट्स है, जैसे फैमिली, मैरिज, किनशिप, कास्ट सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश, इन सब के बारे में। ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स देख लो, मेंस देख लो, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो ये है, एक सिलेबस है। इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गया। डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, कि किस तरह से हम एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, सिर्फ एप्पल पे रिलाई नहीं रहना है, इस तरह से। मतलब ये पूरे हैं मेंस के टॉपिक। गवर्नेंस हो गया। टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश, ये भी एक चैप्टर है। इसके आगे सब यूनिट्स है। टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, एंड ये जो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था वो यहाँ से, स्टेट बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान, कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार क्या कर रही है। तो ये इस एरिया से यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन आया हुआ है। अब आपका क्या है, ये है हिमाचल प्रदेश का मैप। इस क्लास के बाद जैसे ही ये क्लास खत्म होगी, आप क्या करेंगे, अगर आपको हिमाचल प्रदेश मैप के बारे में नहीं पता है कि कहाँ कहाँ पे किसके साथ कौन सी डिस्ट्रिक्ट जुड़ती है, जैसे कुल्लू और मंडी, ठीक है, शिमला और कुल्लू, शिमला के साथ मंडी का भी क्या है, बाउंड्री शेयर करती है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, अपने एंड से थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे आप मैप से, आप फेमिलियर होंगे। जैसे अगर शिमला में आप पर्टिकुलरली इस जगह में है तो आप देखोगे अच्छा आसपास कौन सी जगह है, क्या है, तो गो थ्रू होना है बस। क्लास में तो ये मैप 100 ऑफ टाइम बनने वाला है, कुछ टाइम में आप ये मैप सेकेंड्स में बना लोगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे हमारे साथ। क्योंकि हम रिवर्स को भी मैप के थ्रू पढ़ेंगे, माउंटेन्स को हम मैप के थ्रू पढ़ेंगे, वैलीज को हम मैप के, सब कुछ हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी पूरी की पूरी। इनफैक्ट हिस्ट्री में भी हम इसका यूज करेंगे, मैप का यूज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि मेंस में क्या होता है फिर आंसर हमारा एनहांस होता है। तो आप ओवर द टाइम सीख जाएंगे, बट गो थ्रू होने अभी आप क्या करेंगे, सिर्फ गो थ्रू होंगे हिमाचल के मैप से। तो ये थोड़ी सी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी हमारे कोर्स की, कि हम किस तरीके से अपना कोर्स आगे रन करेंगे और क्या क्या इसके फीचर्स रहेंगे। तो आज की क्लास, फर्स्ट क्लास है जो हमारी, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसको ना थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ना, पूरे हिमाचल को रिलेट करके पढ़ना, सिर्फ क्रैमिंग मत करना, थोड़ा सा समझ के पढ़ना कि मैं पढ़ क्यों रही हूँ, क्या है, मैं बताऊंगी आपको कैसे करना है वो चीज़, बट थोड़ा सा इंगेज होके अपने स्टेट के बारे में, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, ऐसे भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बना के कि हाँ मैं यहाँ से हूँ, अगर आप यहाँ से नहीं भी हो, अगर आप बाहर से हो बट आप यहाँ पे एग्जाम देने आ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए, वो भी अच्छे से डिटेल में आपको पता होना चाहिए। तो हमारा जो एचपी का जीके है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो हो रहा है हिस्ट्री से। हिस्ट्री से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री होगी। हिस्ट्री के बाद हम हिस्ट्री खत्म होने के बाद ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमी, इस तरह से हम क्या करेंगे, अलग अलग सेक्शंस में हमने डिवाइड किया है। तो हिस्ट्री में अगर मैं आपको बताऊं, फर्स्ट इज हमें हिस्ट्री के बारे में पता कहाँ से चला, हमें पता चलता है सोर्सेस। अब सोर्सेस ना दो तरह के होते हैं, फर्स्ट इज योर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, सेकंड इज योर लिटरली सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में कुछ नहीं है, यहाँ पे जो मेन होता है वो होता है मटेरियल ऑब्जेक्ट, कि हमें पता चलता है किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट मतलब कि कुछ भी हो सकता है, कोई बड़े बड़े पिलर्स हो सकते हैं, टेम्पल्स हो सकते हैं, सिक्के हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट में कुछ पास्ट की हमें क्या मिली, कुछ हमें रेफरेंस मिली पास्ट की, ठीक है। अपने पॉट्स हो सकते हैं, फ्लावर पॉट्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें। तो क्या है, ध्यान रखोगे आप, मटीरियल ऑब्जेक्ट, पुरातात्विक स्रोत में मटीरियल ऑब्जेक्ट। उसके बाद आते हैं लिटरली सोर्सेस। इसमें क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट ना होके, जैसे ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें पेपर है, पेपर ना होके इसमें जो फोकस रहता है वो लगता है उस पे लिखा हुआ क्या है, मतलब फोकस किस पे रहेगा, इस पे टेक्स्ट पे, ठीक है।
उस टेक्स्ट की वैल्यू है, जो वो टेक्स्ट हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, उस चीज की वैल्यू कहाँ पे है, इस चीज में। तो ये है हमारा हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश या फिर हिस्ट्री बोल दो, हिस्ट्री के क्या है ये सोर्सेज है। अब फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें हिस्ट्री पढ़नी क्यों है। ठीक है, ये होता है दिमाग में कि हाँ हम तो इसमें क्या क्या ज़रूरत है हिस्ट्री पढ़ने की, क्यों पढ़नी होती है हमें हिस्ट्री। ये फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम हमारे माइंड में आता है किसी भी एग्जाम को अपेयर करने से पहले। तो मैं थोड़ा सा आपका इसका डाउट क्लियर करना चाहूँगी। ये हिमाचल प्रदेश का, अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ, ये हिमाचल प्रदेश का अगर हम क्या लें, मैप लें, तो हिमाचल प्रदेश आज जहाँ पे है, बहुत साल पहले, बहुत साल यानी कि अगर मैं 1500 ईयर पुरानी बात करूं, तो ये जो एरिया था हिमाचल प्रदेश, तो उस टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था। हिमाचल प्रदेश जो पहली बार नाम आया है वो आया है 1948 में, और ये स्टेट बना 1971 में। इससे पहले भी ये एरिया तो हमेशा से यहाँ पे था, हिमालयस हमेशा से यहाँ पे थे। तो ये जो एरिया है, यहाँ पे कुछ सेट ऑफ लोग रहते थे, ठीक है, पीपल रहते थे यहाँ पे। तो उनका क्या था, एक कल्चर था, उनके अपने रूल्स थे, ठीक है, उनके अपने रूल्स थे, उनका अपना क्या था, रिलीजन था, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, शिवा भक्त, शिवा भक्त बोल सकते हैं, या फिर शेवियाइट्स बोलते हैं उनको, ठीक है। वो क्या करते थे, शिवा की पूजा करते थे और नेचर वर्शिप करते थे वो, ठीक है। उनके क्या होते थे, ग्राम देवता होते थे, जंगल के देवता होते थे, ठीक है। मैं उनकी एक आपको क्या बता रही हूँ, रिलीजन के बारे में थोड़ा सा बता रही हूँ, ठीक है। तो आज की डेट में अगर आप देखो, हिमाचल प्रदेश में आज भी क्या है, ये चीजें एग्जिस्टेंस में है। हिमाचल प्रदेश में अगर आज भी कहीं आप, इंटीरियर्स में नहीं, ऐसे भी शिमला के आसपास भी, मंडी के आसपास भी ये सारी चीजें एग्जिस्टेंस में है। क्या होता है, शिवा के भक्त है, नेचर की वर्शिप होती है, ग्राम देवता होते हैं, जंगल के देवता होते हैं, ठीक है। मतलब क्या, ये जो देवता टर्म है ये एक पॉजिटिव स्पिरिट होती है, इसको कंसिडर करते हैं पॉजिटिव स्पिरिट। दो तरह की स्पिरिट्स होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो नेगेटिव होती है उनको बोला जाता है राक्षसा, पिशाचा, ये सारी टर्म्स होती है, ये हम ट्राइब्स में डिटेल में करेंगे, बट अभी के लिए ये है इनका कल्चर। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, एक वर्ड आता है कल्चरल कॉन्टिन्यूटी। क्या आता है, कल्चरल कॉन्टिन्यूटी। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये जो हिस्ट्री है ये हमें बताती है कल्चर कॉन्टिन्यूटी के बारे में। अगर आप एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, अगर तो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप ऑफिसर बनते हो, वो अलग है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट अगर आप नॉर्मली भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, नॉर्मली आप इस एरिया में जाते हो और आपको नहीं पता है, आपने पढ़ा भी नहीं है कि यहाँ पे कुछ जो इनका कल्चर है बहुत पुराना है, अगर आपको कुछ नहीं पता है, तो हो सकता है आप इसको क्या बोलो, सुपरस्टिशन बोलो, कि अच्छा पॉजिटिव स्पिरिट है, वो किसी बॉडी में आकर उसको कंट्रोल करके फिर अपनी चीजें बताती है, ठीक है। क्योंकि ये जो देवता टर्म ये है, इनको लोग बहुत ज्यादा मानते हैं, ठीक है, ये इनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, एक सुपीरियर अथॉरिटी होती है। तो जो इनका वर्डिक्ट होता है वो कई जगह पे क्या होता है, फाइनल होता है, वो किसी भी एस्पेक्ट में वर्डिक्ट हो सकता है। तो अगर आप बाहर से आते हो, आपको नहीं पता है कल्चर के बारे में, तो आप क्या बोल सकते हो, सुपरस्टिशन बोल सकते हो इन सारी चीजों को। आपको लग सकता है कि हाँ ये सुपरस्टिशन है, बट ये सुपरस्टिशन नहीं है। ये क्या होता है, ये इनका लॉन्ग लिव्ड कल्चर होता है, ये इनको बहुत सालों से जीते आ रहे हैं। तो आप क्या है, अगर आपने पढ़ा है तो आप क्या करोगे, ये चीजें समझ पाओगे कि नहीं ये इतने टाइम से इनका कल्चर चला हुआ है। और सेकंड सिनेरियो, एज अ ऑफिसर, अगर आप एग्जाम निकालते हो, कल को आप वहां पे अपॉइंट होते हो, कोई ऐसी, देखो अब चेंज तो लाना होता है, ठीक है। अगर आपको कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है जो इनके बेटरमेंट के लिए है, इनके बेटरमेंट के लिए है, आपको वो पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है। तो अगर आपको पता है कि ये इनका लॉन्ग लिव्ड कल्चर है, आपने इसके बारे में पढ़ा है, आपको पता है, तो जो आपकी अप्रोच होगी चेंज लाने की, जो आपकी अप्रोच होगी चेंज लाने की, उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने की, वो क्या होगी, पीपल सेंसिटिव होगी। क्या होगी वो, पीपल सेंसिटिव होगी। आप आराम से समझ के हम्बली उस चीजों को क्या करोगे, ये जो चेंज इनके लिए जरूरी है आप इनको समझाओगे, ना कि चीजें इंपोज करोगे। आपको पता चलेगा कि ये जो लोग इंपोज कर रहे हैं पर्टिकुलरली चेंज को, इट्स नॉट बिकॉज इनको पता नहीं है या ये डम है, नहीं, इनको पता है, जस्ट बिकॉज ये रेजिस्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सालों से इस चीज को जीते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ये बेटर गवर्नेंस में क्या करेगी, ये चीज आपकी हेल्प करेगी, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हुई है अच्छे से। तो ये क्या है, ये एक एस्पेक्ट है।
अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो यहाँ से देखो अब क्या हुआ, आपकी एक थिंकिंग बनी, जो क्या कैसी थिंकिंग है कि नहीं, हमें जो अगर कोई भी चेंज लाना है तो वो क्या लाना है, सेंसिटिव तरीके से लाना है। सेकेंड सिनेरियो इज, अगर यहाँ पे मान लो कुल्लू या फिर मंडी में कहीं भी या फिर किन्नौर में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं हमें डैम नहीं बनाने हैं, ठीक है, हमें डैम नहीं बनाने, इससे हमारी इकोलॉजी को खतरा है, हमें इससे खतरा महसूस हो रहा है, ठीक है। तो आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा जो ये लोकल प्रोटेस्ट होते हैं ना, इसमें बहुत ज्यादा क्षमता होती है। जैसे अगर आपने सुकेत सत्याग्रह, आपने पढ़ा होगा ये चीज कि सुकेत सत्याग्रह भी क्या था, एक लोकल क्या था, ये एक प्रोटेस्ट था। ये प्रोटेस्ट इतना ज्यादा पावरफुल था कि राजा को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। तो आपको पता होगा लोकल प्रोटेस्ट क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, और आप सिर्फ इनको, जो ये आवाज उठा रहे हैं, इनको आप दबा नहीं सकते हो फोर्सफुली, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, आराम से बातचीत करके प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि हमने पास्ट में पढ़ा है कि जो लोकल प्रोटेस्ट होते हैं इनमें बहुत ज्यादा क्षमता होती है। और अगर आप एज ऑफिसर भी नहीं हो, अगर आप नॉर्मली इन चीज़ों को पढ़ रहे हो, आपने देखा है अपने पास्ट के बारे में, तो आप भी फ्यूचर में अगर आपको किसी भी तरह की ऑपरेशन किसी से भी, गवर्नमेंट से भी या फिर कहीं से भी आपको महसूस होती है, तो आप क्या कर सकते हो, पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हो। इसकी जो आपको परमिशन है हमारा संविधान भी देता है, संविधान में भी पीसफुली आप चीजें क्या कर सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो। तो ये कहाँ से पता चला है हमें, ये पता चला है हमें हिस्ट्री से। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया कि हमें हिस्ट्री पढ़नी क्यों है, हमें पता चलता है कि क्या क्या पास्ट में हुआ और उससे हम क्या क्या सीखते हैं। थर्ड इज योर, हिस्ट्री जो हमारी है वो चलती है कॉज और इफेक्ट पे, कॉज और इफेक्ट पे। इसका मतलब ये है, एग्जाम्पल के तौर पे 1857 में एक रिवोल्ट होता है जिसको कुछ लोगों ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला। अब इसमें क्या है, कॉज और इफेक्ट, कि ये क्यों हुई, व्हाई इट हैपेंड, ठीक है, इससे क्या हुआ, what are the causes, उसके बाद ये क्यों फेल हुआ, ठीक है, what were the reasons, ये क्यों स्टार्ट हुआ। तो आपका क्या होता है, आप प्रॉब्लम को ना डीप डाउन समझते हो, यहाँ पे क्या है, आप प्रॉब्लम को डीप डाउन समझ रहे हो। इससे क्या होता है, इस पूरे से क्या होगा, आपकी एनालिटिकल सोच तैयार होगी, एनालिटिकल सोच, ठीक है, एनालिटिकल आपकी क्या होगी, सोच तैयार होगी। इससे क्या होगा, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको फ्यूचर में आती है एज अ ऑफिसर भी या फिर लाइफ में भी, तो आप क्या करोगे, आपकी सोचने की क्षमता, एनालिटिकली आप चीजों को सोच पाओगे, प्रॉब्लम के बारे में आप सोच पाओगे और एक अच्छा सा सॉल्यूशन आप दे सकते हो। तो ये है रेलिवेंस किस चीज की, हिस्ट्री की, कि हमें हिस्ट्री पढ़नी क्यों है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी ओवर द जैसे जैसे हमारा कोर्स होता है तो ये चीजें आपकी क्लियर होती जाएगी। तो हम थे सोर्सेज ऑफ, अभी मैंने आपको बता दिया कि हमें हिस्ट्री पढ़नी क्यों है और हमें हिस्ट्री पढ़नी कैसे है। हम ऐसे ही क्लास में चीजें रिलेट करते हुए पढ़ेंगे, इससे क्या होता है, बोरियत भी नहीं होती। सिर्फ हिस्ट्री इज नॉट अबाउट कि आपको फैक्ट्स 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 पढ़ने हैं, हाँ राजा पढ़ना है, उसका टेन्योर पढ़ना है, ये भी पार्ट है हिस्ट्री का, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, बट इसके बैक एंड पे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लिंक करते हुए पढ़ेंगे हिस्ट्री की। तो अब हमें हिस्ट्री के बारे में पता कैसे चला, हमें पता चलता है सोर्सेज मैंने आपको बताए दो थे, एक होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, दूसरा है लिटरली सोर्सेज, पुरातात्विक स्रोत एंड साहित्यिक स्रोत। अगर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, जैसे मंदिर, स्तूप, किले, इंस्क्रिप्शन कोई भी ऐसा हार्ड सरफेस होता है जहां पे कुछ लिखा गया हो, कोई भी हार्ड सरफेस जिस पे थोड़ा बहुत लिखा गया हो। अब देखो यहाँ पे भी लिखा गया है, यहाँ पे भी लिखा गया है, बट यहाँ पे फोकस एरिया क्या होता है, वो हार्ड सरफेस कि कॉपर है या फिर अपना किसी स्टोन का है, ठीक है। जैसे कोई पिलर है, अशोकन पिलर है, अशोका ने बहुत सारे अपने, अगर वो कुछ भी स्प्रेड करना चाहते थे, वो रिलीजन के बारे में हो, अपनी पॉलिसीज के बारे में हो, कि वो कैसे क्या चाहते हैं अपनी प्रजा से, तो वो उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े पिलर्स बना दिए और उन पिलर्स को अलग अलग जगह पे स्थापित कर दिया ताकि लोगों की नजर उन पे इजीली जा पाए। तो वो किस में आया, इंस्क्रिप्शन में। यहाँ पे क्या है, फोकस एरिया इज योर पिलर, नॉट दी टेक्स्ट भी है बट उतना ज्यादा नहीं है। यहाँ पे इज योर ज्यादा क्या है, फोकस एरिया इज योर टेक्स्ट, जैसे वेदास, पुरानास, ठीक है, कुरान, बाइबल, गीता, ठीक है। तो ये सारी क्या है, फोकस एरिया इज योर टेक्स्ट। आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। उसके बाद अगर हम पुरातात्विक स्रोत में देखें तो आता है फिर कॉइन्स, जैसे गुप्ता कॉइन्स, इंडो ग्रीक कॉइन्स,
गुप्त ये इंडो ग्रीक सिक्के, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स आ गया, पॉटरी टूल्स, एक्सकवेशंस, जो साइट पे हम खुदाई करके हमें पता चलता है मिट्टी की खुदाई करके कि अच्छा यहाँ पे कोई सभ्यता थी पहले जो ओवर द टाइम दफन हो गई है ज़मीन के नीचे। लिटरली सोर्सेज में आप रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं जैसे गीता वगैरह, सेक्युलर टेक्स्ट होते हैं जिनका रिलीजन से, सेक्युलर मतलब जिनका रिलीजन से कोई रिलेशन नहीं है, सेक्युलर टेक्स्ट, ठीक है। बायोग्राफीज होती है, बायोग्राफीज जितने भी अपने रूलर्स थे जैसे अकबर की बायोग्राफी होगी, ठीक है। लिटरली लिटरेचर एंड पोएम्स होगी, जैसे रामायण महाभारत ये किस में आती है, एपिक्स में आती है, संगम लिटरेचर हो गया। उसी तरह क्या है, फॉरेन अकाउंट्स। अब देखो इंडिया पे क्या हुआ है, बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन हुए, सोने की चिड़िया कहते थे तो लोग आते थे। ज्योग्राफिकली भी क्या है, ये एरिया बहुत ज्यादा रिच है, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, तो इसमें क्या है, फॉरेन इन्वेडर्स आते थे क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉस्पर एरिया था। तो अब जो इन्वेडर्स आ रहे हैं उनके साथ कौन आते हैं, उनके कोर्ट पोइट्स भी आते थे, ठीक है। उनके जो क्या करते थे, लिखते थे, जैसे राइटिंग ऑफ मेगास्थनीज आए हैं, फाइन आए हैं चाइना से, एल्बुरिनी आए हैं, तो इन्होंने क्या लिखा है, इस पर्टिकुलरली एरिया के बारे में लिखा है। तो यहाँ से हमें सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। हिस्ट्री इंडिया की भी वही होगी, हिमाचल प्रदेश की भी, बस क्या होते हैं, फैक्ट्स चेंज हो जाते हैं। अब अगर एंशिएंट हिस्ट्री इंडिया की, तो इंडिया का, हिमाचल प्रदेश किसका पार्ट था, इंडिया का पार्ट था। तो जैसे जैसे इंडिया की हिस्ट्री चलेगी वैसे ही क्या चलेगी, हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री भी चलेगी। तो ये पूछा जाता है कि हिस्ट्री कैसे पढ़नी है, इतने फैक्ट्स है, ये तो कॉमन क्वेश्चन रहता है। कुछ नहीं करना है, हमने वैसे ही हिस्ट्री पढ़नी है जैसे हम क्या पढ़ते हैं, इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं। इंडिया की हिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं हम, सबसे पहले एंशिएंट होता है, एंशिएंट के बाद क्या पढ़ते हैं, मेडिवल होता है, मेडिवल के बाद क्या होता है, मॉडर्न हिस्ट्री होती है। अब जो एंशिएंट हिस्ट्री होती है, एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आपने कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं, आप बेसिक से स्टार्ट करो तब भी कोई बात नहीं, एक चीज आप लोगों ने हमेशा सुनी होगी, वो है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके बारे में आपने सबने सुना होगा, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी, इंडस नदी के किनारे एक सिविलाइजेशन थी, तो वो किस में आती है, वो आती है एंशिएंट हिस्ट्री में। मेडिवल हिस्ट्री में जैसे क्या बोलते हैं, खिलजी डायनेस्टी होगी, अभी उसमें एक मूवी भी आई थी, रणवीर सिंह उसमें थे, मूवी में अलाउद्दीन खिलजी का रोल प्ले किया था, मुझे मूवी याद नहीं आ रही है। तो वो जो खिलजी डायनेस्टी थी वो कहाँ की है, मेडिवल की आगे। फिर आती है मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिश आ गए, ब्रिटिश ने क्या किया, वो इंडिया पे आए, कब्जा किया, ये सब कुछ, ये किस में आता है, मॉडर्न हिस्ट्री में। देखो मैंने आपको बहुत ज्यादा ओवरव्यू दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि हम पढ़ क्या रहे हैं। अभी डायरेक्टली मैं हिमाचल पढ़ाने लग जाऊं और बीच में आ जाए खिलजी का नाम, आपको पता ही नहीं है खिलजी कहाँ थे, क्या थे, या मैं आपको बोलूं इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, फिर आर्यंस आए, उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनको परास्त करके वो कहाँ आए, हिमाचल प्रदेश के एरिया में आए। फिर यहाँ पे कोई लोग रहते थे, उनको कोल्स बोलते थे, तो कोल्स को भी उन्होंने क्या किया, यहाँ से निकाल दिया। ऐसे ऐसे तरीके, अगर मैं आपको डायरेक्ट ये बोलूं, आपको बीच में पता ही नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। एंशिएंट हिस्ट्री से भी पहले क्या आती है, प्री हिस्ट्री। अब जो प्री हिस्ट्री है ये बहुत साल पुरानी, 2 मिलियन ईयर अगो पुरानी बात है। इसमें क्या है, यहाँ पे जो इसको क्या बोलते हैं, इसको स्टोन एज भी बोलते हैं। अब इस प्री हिस्ट्री के बारे में हमें कैसे पता चला, यहाँ इसका पता चला हमें, जो हमें टूल्स मिले हैं यहाँ से। टूल्स किसके मिले हैं, पत्थर के बने हुए टूल्स मिले, क्योंकि इस टाइम पे लोग जो भी थे एग्जिस्टेंस में, यहाँ पे ह्यूमंस थे, वो क्या करते थे, वो करते थे शिकार, हंटर्स थे वो, ठीक है। तो वो खाना क्या करते थे, शिकार, और क्या करते थे, गुफाओं में रहते थे। तो शिकार के लिए वो क्या यूज करते थे, वो यूज करते थे स्टोन। इसको इसलिए क्या बोलते हैं, इसको स्टोन एज बोलते हैं। और इसको फर्दर डिवाइड किया हमने, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक, ठीक है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एंड नव पाषाण काल, इस तरीके से। अब ये किस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया हमने, पेलियो मीन्स पुराना, लिथिक मीन्स स्टोन। जो यहाँ पे स्टोन मिले हैं ना, वो इरेगुलर शेप के थे। कैसे होगा कि ऐसे ऐसे स्टोन की शेप होगी, ये शेप, अभी मैंने पिक्चर्स लगाई है, हम वहां पे देख सकते हैं। तो ये है इस तरीके से, ये है स्टोन की, ठीक है। तो ये है पेलियोलिथिक स्टोन, जो है पेलियोलिथिक में जो हमें क्या मिले हैं, स्टोन्स मिले हैं। थोड़ी इनकी शेप क्या रहती थी, इलेगुलर रहती थी, अगर आप देख पा रहे हो। ये है मीजोलिथिक स्टोन, यहाँ क्या है, प्रॉपर शेप है, देखो प्रॉपरली क्या हुआ है, ये कट हुए हैं। एंड दिस इज योर न्यूलिथिक। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ना डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गई थी, थोड़ा सा एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, उतना ज्यादा नहीं, बट लोगों ने क्या किया था, छोटे छोटे कस्बों में थोड़ा रहना शुरू कर लिया था। ये कहाँ की बात है, ये है न्यूलिथिक की। तो अगर वो कहीं पे रह रहे हैं, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो डोमेस्टिकेशन भी करेंगे, वो पालेंगे वो जानवर, जैसे डॉग्स वगैरह, यहाँ पे क्या हुआ है, इनका पालना यहाँ पे शुरू हो गया था। अब आती है बात प्री हिस्ट्री में,
ये मैंने आपको पिक्चर्स के द्वारा समझा दिया। यहाँ पे कोई रिटन एविडेंस नहीं था, जो शिकार करे उनमें इतनी समझ तो होगी नहीं कि वो कुछ लिखे। तो हमें क्या मिले हैं यहाँ से, सिर्फ टूल्स मिले हैं। और टूल्स किसके बने हुए थे? क्वार्ट्जाइट के, स्टोन का एक प्रकार होता है क्वार्ट्जाइट। उसके बाद आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर इसकी एज की मैं बात करूं तो ये है 2500 ईयर से लेकर 1750 तक, इतना अप्रॉक्स इसकी एज है। आज से इतनी साल पुरानी बात है ये। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है, इसका पता हमें कैसे चला है? इसका पता चला है हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से। कुछ यहाँ से क्या मिले हैं, मैं पिक्चर्स में आपको दिखाऊंगी। कुछ आपको यहाँ से पॉट्स मिले हैं, ठीक है, इनकी साइट्स मिली है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की हमें साइट्स मिली है। ये किसके किनारे थी? सिंधु घाटी के किनारे थी, तो हमें साइट्स मिली है, ठीक है। जैसे हड़प्पन सुना होगा आपने, मोहनजोदारो सुना होगा, तो ये किसके पार्ट थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन के। ये फर्स्ट अर्बन क्या थी? सिविलाइजेशन थी वर्ल्ड की। अब सिविलाइजेशन का कुछ नहीं है, एक एरिया होता है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, मिलके रह रहे हैं, वहाँ पे प्रॉपर रूल्स है, वहाँ पे जैसे आज की डेट में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, वहाँ पे सब कुछ क्या कर रहा है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है। टेम्पल्स है, क्या बोलते हैं अपना, मार्केट है, एक प्रॉपर रहने के लिए प्रॉपर स्पेसेस है। तो ये मतलब होता है सिविलाइजेशन का, लोग आराम से क्या रह रहे हैं, प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे में रह रहे हैं। तो ये थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब क्या करें, ये आपको क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि हिमाचल में इसका भी रेफरेंस आता है, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इंडस वैली के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इंडस वैली कब थी? इंडस वैली थी इस टाइम पे। अच्छा, तो फिर वहां पे ऐसा हुआ, तो हिमाचल में क्या हुआ था, रिलेट करके पढ़ना है। इससे क्या होती है, चीजें आपको याद रहती है, नहीं तो फिर क्रैमिंग हो जाएगी वो। उसके बाद आता है वैदिक पीरियड। अब इसके बारे में हमें दोनों तरीकों से पता चलता है, लिटरली और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यहाँ पे भी क्या है, लिटरली सोर्सेज हमें मिले हैं। एक स्क्रिप्ट है इनकी, अभी पिक्चर में देखेंगे हम, स्क्रिप्ट है इनकी। तो उसमें क्या है, बट हम उसको डिसाइफर नहीं कर पाए। वो क्या है, पिक्चर्स के फॉर्म में क्या है, इन्होंने कुछ चीजें लिखी है, बट हम उसको अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए। तो हम क्या लेते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से हमें इनका पता चला है। अब आते हैं वैदिक पीरियड पे, लिटरली सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल। लिटरली तुम्हें आपको पता है कि क्या है, वेदास, जैसे ऋग्वेदा हो गया, तो ये कहां से है, ये है वैदिक पीरियड के। वर्ना सिस्टम, जो हमारे वर्ण है, 4 वर्ण है, ठीक है, तो ये भी कहाँ थे, जैसे शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये भी कहाँ पे एग्जिस्टेंस में आया है, वैदिक पीरियड में एग्जिस्टेंस में आया। ये क्या थी, ये थी रूरल सिविलाइजेशन। जैसे ये अर्बन सिविलाइजेशन थी ना, ये क्या थी, रूरल सिस्टम, मतलब छोटे छोटे गांव है, गांव में ग्राम पंचायत है, ठीक है। नॉट लाइक जैसे आज क्या है, अर्बन एरिया में क्या होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है। इनका आप ये देख लो कि इनका एक ये इस प्रकार से है, और यहाँ पे क्या चलता था, ग्राम पंचायत चलती थी, जो मैं आपको बता रही हूँ, ग्राम देवता होते थे, ये सब कुछ ये यहाँ पे भी एग्जिस्टेंस में यहाँ पे आए हैं। उसके बाद क्या होता है, अब देखो ये क्या थी, रूरल सिविलाइजेशन थी। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पे क्या मिलता है, आयरन एज अ मेटल क्या होता है, यहाँ पे डिस्कवर होता है। अब जब आयरन यहाँ पे डिस्कवर हुआ, तो इसका जो यूज है वो किस में होने लगा, एग्रीकल्चर में, एंड साथ ही साथ इसका जो यूज होने लगा वो होने लगा टूल्स में, मिलिट्री टूल बोल सकते हो आप, ठीक है। किस में यूज होने लगा इसका, टूल्स में। अब जब इसका एग्रीकल्चर में यूज होने लगा, तो जो यहाँ पे रूरल सिविलाइजेशन में जो गांव होते थे, इसमें क्या होता था, थोड़े लोग होते थे जो क्या करते थे, जैसे पंचायत होगी, उनमें क्या होते थे, उनके हेड होते थे, कम्युनिटीज के हेड होते थे, तो वो क्या करते थे, रूल्स बनाते थे कैसे फंक्शन करेगा गांव। तो उन्होंने क्या किया, जब एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन ज्यादा होने लगी, तो उन्होंने लोगों से क्या किया, टैक्स लेना शुरू किया। क्या बोल के टैक्स लेना शुरू किया, कि हम क्या करेंगे, आपको, आपका जो गांव है, हमारा जो गांव है, इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे दूसरी ट्राइब से, ताकि जब हम पे अटैक होगा तो हम आपकी इससे सुरक्षा कर पाए, आपके एग्रीकल्चर की, आपकी जो आपने कैटल्स वगैरह आपने पाली है उसकी आपकी सुरक्षा होगी। तो वो उनसे क्या किया, उन्होंने कर लेना शुरू किया, क्योंकि एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन क्या होने लगी थी, ज्यादा। तो उन्होंने साथ ही साथ टूल्स बनाए, किसके, आयरन के। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, अपनी बाउंड्री को वो स्प्रेड करते रहे, दूसरे जो ट्राइब्स थी उनसे क्या करते रहे, फाइट्स करते रहे। तो वो क्या हुआ, इस तरह से उन्होंने बहुत बड़ा क्या बना दिया, अपना एरिया बना दिया। तो इस तरह से हिमाचल इंडिया में अपने जनपद बने। यहाँ पे ऐड कर लेना, ये जनपद नहीं है, ये महाजनपद है, ठीक है। क्या हुआ, महाजनपद बने, कितने बने, 16। कुछ नहीं था ये, एक जैसे ये ना, ये बड़े लेवल पे उन्होंने क्या कर दिया, अपना एरिया स्प्रेड कर दिया इंडिया में। ये जो महाजनपद से ये बने थे विंध्या रेंज के ऊपर। कहाँ बने थे, विंध्या एक रेंज आती है, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो मध्य प्रदेश में एक रेंज आती है विंध्या। तो विंध्या के ऊपर, ठीक है, विंध्या के ऊपर जितनी भी जगह आती है हिमालय तक, वहां पे क्या करते थे, ये महाजनपद एग्जिस्टेंस में थे, ठीक है। अगर मैं इस वर्ड को तोड़ूं तो जना मीन्स लोग,
जना मीन्स लोग, पदा मीन्स फुट, पदा का मतलब होता है फुट। तो इस पूरे दोनों वर्ड का मतलब बनता है स्ट्रॉन्ग हुड, स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड, इसका मतलब बनता है स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड। ठीक है, कि स्ट्रॉन्गली क्या है, फुट, स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या है, हम सिक्योरिटी के साथ इस पर्टिकुलर एरिया में हम रह रहे हैं, ये जो एरिया है हमारे लोगों के लिए ये क्या है, सिक्योर है। तो ये थे हमारे महाजनपद। अब महाजनपद मैंने आपको बताया कि बड़ा एरिया था, तो जो हमारे हिमाचल प्रदेश का एरिया था, महाजनपद में क्या बने, छोटे छोटे जनपद भी बने। तो हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे ही जनपद थे, 4 जनपद थे। ये पहले जो मैंने आपको बताया, हिमाचल प्रदेश में कितने थे, 4 जनपद थे। महाजनपद बड़ा होता है, जिनके पास ज्यादा बड़ा एरिया होता है, जनपद इज योर थोड़ा उनसे छोटा एरिया। यहां तक हम क्या करेंगे, ये आप कनेक्टिविटी बनाने के लिए इसको याद रखें। ये थी वो, अब अगर थोड़ा सा मैं पहले जाऊं तो ये है वो स्क्रिप्ट जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट, जिसको क्या हम डिसाइफर नहीं कर पाए, हमें पता नहीं चला है कि ये स्क्रिप्ट में लिखा क्या है। ठीक है, हमें ये नहीं डिसाइफर, हम इसको डिकोड नहीं कर पाए हैं अभी तक। ये है ऋग्वेदा, ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये है स्कल्पचर्स, ये हमें वहां से मिला है। ठीक है, ये इस तरह की मूर्ति, मूर्ति मतलब स्कल्पचर, ये हमें वहां से मिला है। और ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये क्या है, मोहनजोदारो की पिक है। इस प्रकार से सिविलाइजेशन है यहाँ पे, ये आप हिस्ट्री में अच्छे से करोगे। तो ये है हमारी जो पिक्चर फॉर्म में मैंने आपको बोला था मैं आपको बताऊंगी। तो हमने कहाँ छोड़ा था, 4 जनपद। ये है 16 महाजनपद जिसके बारे में आपको मैं बता रही थी। ये है विंध्या रेंज, ये आती है विंध्या रेंज। मैंने कहा विंध्या रेंज से ऊपर क्या थे, ये 16 महाजनपद से एक को छोड़ के वो है असाका। ठीक है, असाका क्या था, विंध्या रेंज के नीचे। तो ये है 16 महाजनपद। इसमें जो हिमाचल प्रदेश का जो एरिया आता है आज की डेट में, वो आता है ये वाला। तो यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे थे 4 जनपद छोटे। एक है, फर्स्ट इज उदुम्बरा। तो आप जनपद अगर समझ गए होंगे, कुछ नहीं है, बस अपने क्या करा है, एरिया को एक्सपैंड कर दिया। उस एरिया को आप क्या कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो। वहां पे एक हेड है, उसकी पूरी काउंसिल है, उस राजा टाइप, उसकी क्या है, पूरी काउंसिल है। और आप क्या कर रहे हो, अगर कोई वहां को फर्दर बाहर से अटैक कर रहा है या फिर कोई यहाँ से अटैक कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, उसको प्रोटेक्ट करोगे, जो क्या है, इसका हेड ऑफ पूरा जनपद का है। तो ये जो 4 जनपद है, फर्स्ट इज उदुम्बरा, सेकंड इज त्रिगर्था, थर्ड इज कुनिंदाज एंड फोर्थ इज कुलूता। ये कहाँ है, प्रेजेंट डेट हिमाचल प्रदेश में। जैसे आप ये देखोगे, यहाँ पे देखो शिमला और सिरमौर के पास थोड़ा नीचे जाके क्या है, कुलिंदाज। अगर आप यहाँ पे देखो कुल्लू, थोड़ा सा इसमें लाहौल स्पीति वाला एरिया आ गया, ये थोड़ा सा शिमला की बाउंड्री पे, यहाँ पे क्या है, कुलूतास। ये नाम आप अभी के अभी याद कर दो साथ साथ में, क्योंकि इनका जिक्र बार बार पूरे अभी लेक्चर में होता रहेगा। कुलूतास, कुलिंदास, ये है त्रिगर्तास, ये है उदुम्बराज। ठीक है, और कोशिश करना है थोड़ा, अगर आप घर पे हो तो थोड़ा बोल बोल के क्या होता है, वैसे तो आपको लर्न हो जाएगी, बट लेक्चर की कंटिन्यूटी बनाने के लिए आपको थोड़ा पता होना चाहिए। कुलुंदास, त्रिगर्तास। अच्छा, त्रिगर्ता कहाँ पे थे मैप में, इसको बिठाओ दिमाग में कि त्रिगर्ता कहाँ थे, यहाँ पे है। और दुम्बुराज कहाँ है, ये क्या आ गया, चंबा, चंबा है ना, यहाँ पे चंबा आ गया। यहाँ पे क्या है, कांगड़ा। तभी मैंने आपको क्या कहा था कि मैप से आपको थोड़ा फेमिलियर होना है, नहीं तो पता नहीं चलेगा, फिर रट्टा मारोगे, वो नहीं करना है हमें। हमें क्या करना है, साथ ही साथ हमें याद करने की कोशिश करनी है। अच्छा, ये ऐसे याद करना है कि ये उदुम्बराज है, ये त्रिगर्तास है, ये कुलंदाज है, यहाँ पे कुलूतास है। इस तरीके से क्या करना है, हमें याद करनी है चीजें, इसका बार बार यूज होता रहेगा। एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे उदुम्बरा, ये त्रिगर्ता, कुलिंदास एंड कुलुतास। ये आगे हमारे 16 महाजनपद, जैसे काशी हो गया, मगधा हो गया, कोसाला हो गया, गंधारा हो गया। ठीक है, मत्स्य हो गया। ये जो मत्स्य है, इसका भी अभी मैं आपको बताऊंगी, ये यूज होगा, मत्स्य। ठीक है, इसका जो है यहाँ पे किस प्रकार से रिलेशन है, अभी क्या है, ये आपको भी पता चलेगा अभी आने वाले लेक्चर में। तो ये चीजें हैं, इस तरीके से हमने क्या करना है, रिलेट करके हमने क्या करना है, पूरी हिस्ट्री को पढ़ना है। ये फिर से है जो मैंने कुलता की बात करी, यहाँ पे देखो कुलता। ठीक है, ये क्या है, इंडिया का मैप। अभी इस प्रकार से अगर मैं अभी बताऊं तो अभी प्रेजेंटली क्या है, इस प्रकार से। तो कुलुता कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। ठीक है, कुलुता मतलब प्रेजेंट में कुल्लू। ठीक है, त्रिगर्ता प्रेजेंट में क्या है, कांगड़ा। उदुम्बराज क्या है, कांगड़ा प्लस चंबा। ये कुलिंदास कहाँ पे आ गए, सिरमौर वाले एरिया में प्रेजेंट में। कुलूता किसको क्या है, कुल्लू, त्रिगर्ता। ठीक है, तो ये है। तो हमने लास्ट कहाँ छोड़ा था, अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉप करके बताऊं
तो हमने लास्ट में छोड़ा था जनपद में। कहाँ छोड़ा था हमने? महाजनपद में, जहां पे क्या बने थे? महाजनपद बने थे इंडिया में। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं, महाजनपद के बाद क्या हुआ? एक सेंट्रल अथॉरिटी आती है जिन्होंने क्या किया, इन महाजनपद को पूरा अपने क्या किया, अपने अंडर ले आया, या फिर ये महाजनपद कुछ खुद भी टूट गए, ठीक है, इंटरनल इनके कुछ रिबेलिटीज होती थी, कुछ खुद भी टूट गए। तो यहाँ पे आते हैं मौर्यंस, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य नाम सुना होगा आपने, अशोका, ठीक है, तो ये क्या थी? ये थी मौर्यन डायनेस्टी। उसके बाद आते हैं गुप्तास, ठीक है, कब ये कौन आते हैं? गुप्ता में जैसे चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त वन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये ज्यादा इनको जैन वाला रिलीजन, ठीक है, रिलीजन का भी एस्पेक्ट है यहाँ पे, वो आप हिस्ट्री में देखोगे। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, थोड़ी ये हिंदू रिलीजन की तरफ इनका इंक्लिनेशन है। अब गुप्ता के बाद क्या आता है? पोस्ट गुप्ता। अब समुद्रगुप्त के बाद क्या होता है? फिर से डिसेंट्रलाइजेशन होती है, एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रहती। क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में जो हमारा भारत का जो क्षेत्र है वो क्या होता है? टूट जाता है, रीजनलाइजेशन हो जाती है, क्षेत्रीयकरण हो जाता है, ठीक है। वहां पे एक रीजनल छोटे छोटे क्या बन जाते हैं? राजा बन जाते हैं जो पावरफुल हो जाते हैं, ठीक है, ओवर द टाइम। उसी में से एक राजा था जिसका नाम था हर्षवर्धन, जो किसके है? पुष्यभूति डायनेस्टी के थे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली क्या आते हैं, इनका रेफरेंस हिमाचल प्रदेश में भी थोड़ा बहुत आता है, तो हम देखेंगे। तो हर्षवर्धन थे। अब जैसे देखो, हर्षवर्धन का भी नाम आएगा, तो ये क्या था? ये एक रीजनल पावर थी जो क्या थी? बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई थी, जिनका नाम बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ था। अब जैसे देखो आप यहाँ पे चंद्रगुप्त का इनका रिलेशन भी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, इनका रिलेशन भी हिमाचल प्रदेश में है। अशोका का रिलेशन भी हिमाचल प्रदेश में है। अशोका बुद्धिज्म का जैन तो ये थे। जैसे यहाँ देखो, अशोका ने क्या था, इन्होंने बुद्धिज्म का स्प्रेड करने के लिए इन्होंने क्या भेजे थे? अपने कुछ लोग भेजे थे हिमाचल में, वो हिली एरियाज में आए थे, ठीक है। हिमाचल उस टाइम इतना ज्यादा टर्म यूज नहीं होती थी, क्या होता था? हिली एरियाज, माउंटेन्स, शिवालिक, कुलुता, त्रिगर्ता, ऐसे ऐसे शब्द यूज होते थे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश तो था ही नहीं, तो ये वर्ड्स का यूज, ठीक है। तो अब हमें ये कैसे पता चला होगा? ये पता हमें उसी चीज से पता चला होगा, जैसे सोर्सेज क्या थे? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरली सोर्सेज। याद करते रहना कि अच्छा हमने पहले क्या पढ़ा था, चीजें जोड़नी है, ऐसे नहीं कि पढ़ रहे अच्छा यहाँ से पता चला था हमें। अब क्या होता है, इसी बीच जब ये सब कुछ हो रहा है, फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं, ये जो मौर्य के टाइम्स, यहाँ पे इस टाइम पे क्या होता है? फॉरेन से क्या होता है, हमारे कंट्री के ऊपर क्या आते हैं? इन्वेडर्स आते हैं, जैसे ग्रीक्स आते हैं, शाका आते हैं, पार्थियंस आते हैं, कुशानाज आते हैं, ठीक है, अफगानिस्तान से आते हैं, अलग अलग एरिया से आए हैं। इनका भी क्या है? रेफरेंस मिला है, इनके बहुत ज्यादा कॉइन्स मिले हैं, ठीक है। इनका कैसे पता चला? हमें कॉइन्स के द्वारा पता चला, इनके कॉइन्स मिले हमें बहुत सारी जगह में, कांगड़ा में मिले, ज्वालामुखी में मिले। तो क्या पता चलता है जब कॉइन्स मिलते हैं? या तो ये ट्रेड करते थे हमारे साथ, या क्या करते थे, ये यहाँ पे इनका ज्यादा क्या था, इन्होंने अपनी यहाँ पे पूरी पॉलिटी इन्होंने अपना पूरा गवर्नेंस इनका यहाँ था, ठीक है। तो हमें क्या है, इस तरीके से हमें पता चलता है सोर्सेज के द्वारा। इन सबका किससे पता चला है? हमें सोर्सेज के द्वारा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम अपनी क्लास पे, जो मेन टॉपिक है वो है हमें पता कैसे चला हिमाचल प्रदेश की जो हिस्ट्री है, ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक था। हमें हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? ये हमें पता चला है लिटरेरी सोर्सेज से और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से, जो मैंने आपको पहले बता दी है। लिटरेरी सोर्सेज की अगर मैं आपको बात बताऊं तो इसमें क्या है? फर्स्ट इज योर हिंदू स्क्रिप्चर्स एंड एशियन रेफरेंसेस। हिंदू स्क्रिप्चर्स में अगर मैं बात करूं तो वो आ गया ऋग्वेदा, पुराना, ठीक है। पुराना में भी, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं? ऐसे नहीं बोलेंगे कि हाँ पुराना में बताया है कि कुल्लुता या फिर त्रिगर्ता के बारे में, नहीं। पुराना में पर्टिकुलरली कौन से पुराना में बताया है कि कुल्लुता नाम की एक जगह थी जो कहाँ थी? हिमालय में थी, जिसको प्रेजेंट में आज के डेट में हम क्या बोलते हैं? कुल्लू। तो वो किस पर्टिकुलर पुराण में बताया है? वो बताया है विष्णु पुराण में, ठीक है। पद्म पुराण में किसके बारे में बताया है? त्रिगर्ता के बारे में। यही इसकी ट्रांसलेशन है नीचे, ठीक है। अब त्रिगर्ता था कहाँ? त्रिगर्ता था, वहां पे लिखा है ये चीज कि त्रिगर्ता कहाँ था? त्रिगर्ता था रावी और सतलुज रिवर के बीच। अब देखो आप, रावी आज की डेट में कहाँ है? चंबा में है। और सतलुज कहाँ आती है? सतलुज रामपुर होके क्रॉस होके बिलासपुर होते हुए, ये हम रिवर्स में पूरा मैप में करेंगे ये सब कुछ कि कौन से रिवर कहाँ पे है, ठीक है। तो उसके बीच, अब उसके बीच कौन सा एरिया है? अब रावी कहाँ पे है? हमें पता है रावी कहाँ पे है, सतलुज भी हमें पता है प्रेजेंट डे कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो इस तरीके से हमें क्या चला है? पता चला है हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में, कि हिस्ट्री में यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में क्या था और कैसे चीजें हो रही थी।
तो ऋग्वेदा में भी हम डिटेल में देखेंगे कि ऋग्वेदा में भी कौन सी ट्राइब्स के बारे, जैसे यहाँ तो लिख लिया है हमने, जैसे धीरे धीरे हम अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा उसमें हम जनपदास के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कुलुता के बारे में, औदुम्बरास के बारे में, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वहां पे हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ से हर बार यहाँ से मेंस में क्वेश्चन ही आता है। ये जो सोर्सेज वाली है ना, आज तक नहीं आया इसमें, पिछले 10 सालों से सोर्सेज से क्वेश्चन मेन में नहीं आया, बट प्रीलिम्स में यहाँ पे रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं, पूछ लेते हैं। जो मैंने आपको बताया विष्णु पुराण में किस जनपद के बारे में बताया, तो आपको पता होना चाहिए कुलुता के बारे में। फिर हम देखेंगे इसके पीछे स्टोरी भी है, अच्छा कि वहां पे क्या बताया गया है, ठीक है, वो देखेंगे हम जब हम कुलुता पढ़ेंगे। बट साथ साथ में आपको याद करना शुरू करना है कि अच्छा विष्णु पुराण में किसके बारे में बताया है, कुलुता के बारे में। फिर जब वहां पे मैं कुलुता में बताऊंगी आपको कि क्या बताया गया है, तो उससे क्या होगा, आपका रिवाइज हो जाएगा, अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगी चीजें, ठीक है। तो ऐसे मत सोचना कि हाँ ये सिर्फ फैक्ट्स है, नहीं हो जाएंगे, नहीं, रिलेट करके पढ़नी है हमें चीजें। आप बस दिमाग में रखो कि इसके बारे में मुझे कुछ स्टोरी बताएंगे मैम, कब बताएंगे, अगले लेक्चर में बताएंगे। तो इस तरीके से जैसे महाभारत है, महाभारत में क्या बताया है, त्रिगर्ता किंगडम के बारे में बताया। त्रिगर्ता मैंने आपको बताया था, जैसे त्रिगर्ता मतलब 3 रिवर्स के बीच, ब्यास, क्या, बाणगंगा, ऐसे 3 रिवर्स थी, उनके बीच क्या है, त्रिगर्ता है, ठीक है। ये जो त्रिगर्ता एरिया कहाँ पे आता है, प्रेजेंटली कांगड़ा में आता है, ठीक है। कांगड़ा का एरिया क्या है, त्रिगर्ता वाला एरिया है। तो यहाँ पे महाभारत में क्या बोला है कि एक राजा थे, किंग शर्मा चंद्रा, हु साइडेड विद कौरवास। एक राजा थे, वो किसके साइड किया उन्होंने, कौरवास के साथ। किसमें, महाभारत का युद्ध हुआ था, उसमें कौन थे, एक साइड कौन थे, पांडव थे, एक साइड कौन थे, कौरव थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कौरव की साइड ली। इन्होंने जिसके पांडवों ने शरण ली थी, पांडवों ने शरण ली थी किसके पास, वीरता किंग थे एक, उनके पास क्या की थी, पांडवों ने शरण ली थी। तो ये जो पर्सन थे शर्मा चंद्र, ये जो राजा थे, इन्होंने क्या किया था, इनके साथ लड़ाई करी थी। अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। तो ये स्टोरी है, ये कहाँ बताई गई है, महाभारता में। और त्रिगर्ता वहां पे नदी का नाम दिया है, जैसे सतलुज, ब्यास, बाणगंगा के किनारे क्या है, उसके बीच क्या है, इस जगह से 3 नदियां गुजरती है, ब्यास, बाणगंगा एंड सतलुज। तो ये कहाँ है, प्रेजेंटली हमारा कांगड़ा वाले एरिया में। तो इस तरीके से हमें क्या पता चला है, त्रिगर्ता किंगडम के बारे में, जो कहाँ है, प्रेजेंटली कांगड़ा में। और ये थी स्टोरी जो वहां पे मेंशन हुई है। तो डायरेक्ट पूछा जाता है कि कहाँ महाभारत में क्या बोला है, सुशर्मा चंद्र थे त्रिगर्ता के, ऐसे बोल देंगे सुशर्मा चंद्र त्रिगर्ता के किंग थे, उन्होंने पांडवों की साइड ली थी, नहीं, वहां पे आ जाएगा गलत, उन्होंने पांडवों की साइड नहीं ली थी, उन्होंने किसकी साइड ली थी, कौरवों की साइड ली थी। नेक्स्ट इज योर रामायणा। रामायणा में क्या बोला है, रामायणा में कुल्लू को कुलांतपीठ बोला है। उन्होंने बोला है कि कुलांतपीठ जगह है, वहां पे कौन है, श्रृंगी ऋषि रहते हैं। अब क्या हुआ था, जो राम जी के फादर थे राजा दशरथ, उनके आगे उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी, या फिर उनकी संतान नहीं हो रही थी, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, यज्ञ किया। तो जो यज्ञ था वो बहुत बड़ा यज्ञ था, उसमें किसने पार्ट लिया था, श्रृंगी ऋषि ने पार्ट लिया था। और वो श्रृंगी ऋषि कहाँ के थे, वो थे कुलांतपीठ के। तो अब क्वेश्चन आता है कि कुल्लू का पुराना नाम क्या था, कुलांतपीठ था, ठीक है। श्रृंगी ऋषि कहाँ पे थे, कुल्लू में थे या फिर कुलांतपीठ के थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो लॉर्ड रामा के बर्थ के लिए जो यज्ञ हुआ था, उसमें उन्होंने क्या किया था, पार्ट लिया था। तो इस तरीके से हर एक एंगल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फैक्ट्स को क्या करेंगे, वो मोल्ड करेंगे, इधर से उधर, इधर से उधर, ठीक है। कुलांतपीठ का मतलब भी पूछ सकते हैं, क्या मतलब था कुलांतपीठ का, तो वैली ऑफ डिवाइन बीइंग्स, दैवीय प्राणियों की घाटी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाएगा। अब ये क्या थे, ये थे हमारे रिलीजियस टेक्स्ट, हिंदू के क्या है, रिलीजियस टेक्स्ट। उसी तरह से नॉन रिलीजियस टेक्स्ट भी आते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, सेकुलर टेक्स्ट बोलते हैं, जैसे कि रघुवंशम रिटन बाय कालिदास। इनफैक्ट ये भी पूछते हैं कि रघुवंशम किसके द्वारा लिखी गई थी, कालिदास के द्वारा लिखी गई थी, उसमें किसका मेंशन हुआ है, उसमें किंग रघु थे, ठीक है। किंग रघु का कैंपेन हुआ है हिमालयन रीजन की तरफ, ठीक है। तो ये कहाँ बोला गया है, ये बोला गया है कालिदास की जो किताब है रघुवंशम में। राजतंगनी बहुत बार क्वेश्चन आया है। ललितादित्य थे एक, कश्मीर के ये क्या थे, रूलर थे। इन्होंने कंट्रोल किया एरिया अराउंड त्रिगर्ता एंड वेस्टर्न हिमालय, ये बताया गया। त्रिगर्ता हमें पता है 3 नदियां क्या जाती है, इस पर्टिकुलर जगह से जाती है, मैंने आपको पहले बताया। तो इसमें क्या है, ये राजतंगनी में बताया है, जो किसके द्वारा लिखी गई है, कल्हान के द्वारा लिखी गई है।
ये इनके कोर्ट पोएट थे। इस तरीके से जैसे पाणिनि अष्टाध्यायी रेफर्स त्रिगर्ता एज अ जनापदा आइडेंटिफाइड विद कांगड़ा। पाणिनि के अष्टाध्यायी में त्रिगर्ता को क्या बोला गया है? जनापदा बोला गया है। ठीक है, तो ये भी पूछे जा सकते हैं। देखो क्लास ये जो फैक्ट्स है ये बहुत ज़्यादा है, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो सकता है कि इतने सब कुछ कैसे याद करना है, बट ऐसा नहीं है। जब आप इनको बार बार पढ़ोगे, अभी जो टर्म्स है इनका बार बार यूज़ होगा, 3-4 लेक्चर्स में ये बार बार टर्म्स यूज़ होगी, इनका नाम बार बार यूज़ होगा। 3-4 लेक्चर्स, यहाँ पे भी ज़्यादा भी लेक्चर्स हो सकते हैं। जब हम रिविजन करेंगे फिर भी इनका नाम यूज़ होगा, आप रिविजन करोगे फिर भी, तो वहाँ पे जब इतनी बार दिमाग में चीज़ें जाएगी, जब पढ़ोगे तो आप आराम से वहाँ पे आइडिया से भी क्या कर सकते हो, छाड़ सकते हो क्वेश्चन की नहीं ये गलत है, ये क्या है सही। जैसे मुद्रा राक्षस है, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? विशाखा दत्ता के द्वारा में लिखी है। इसमें क्या था, इन्होंने देखो एंटी मौर्यन अलायंस, एक क्या थे? चित्रावर्मन ऑफ कुलुता, ये लिखा है उस किताब में कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने गठबंधन बनाया था 5 हिमालय के, हिमालय मतलब पूरा ये कुलुता वगैरह आपस के 5 राजाओं ने क्या बनाया था? गठबंधन बनाया था। वो कुलुता के राजा भी हो सकते हैं, वो कुनिदा के राजा भी हो सकते हैं। उससे कुनिदा के कौन से राजा है उससे हमारा रिलेशन नहीं है, बट कुलुता के कौन से राजा थे जो प्रेजेंट डेट में क्या है कुल्लू, उसके राजा थे चित्रावर्मन। कौन थे? चित्रावर्मन। तो उन्होंने क्या बनाया था? गठबंधन बनाया था किसके अगेंस्ट? मौर्यंस के अगेंस्ट। तो ये कहां लिखा गया है? ये लिखा गया है मुद्रा राक्षस में, और मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? वो लिखी गई है विशाखा दत्ता के द्वारा। तो ये कहां लिखा गया है? इस किताब में। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे रिलेट करके पढ़ना है। देवी चंद्रा गुप्तम डिस्कस, ये भी एक किताब है, डिस्कस दी लैंडस्केप एंड ज्योग्राफी ऑफ हिल रीजन। इस तरह से क्या हुआ हमारे, ये क्या है हमारे सारे हिंदू लिटरेचर हमने कवर किए। नेक्स्ट इज योर खालसा लिटरेचर, मतलब क्या है खालसा, जिनकी लैंग्वेज क्या रही है? पंजाबी लैंग्वेज में। मोस्टली जो हिमाचल प्रदेश का जो हिली एरिया है, ये किसका पार्ट था? हिली एरिया पंजाब का जो एरिया है ना, मतलब ये पंजाब के अंदर ही आता था, जैसे अपना कांगड़ा वगैरह। तो पंजाब का बहुत ज़्यादा यहाँ से क्या था, जो प्रेजेंट डे पंजाब है आज का, उनका क्या था, बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन थी अपने इस पूरे एरिया के साथ। जैसे जो जितने भी गुरुज थे उन सब वो यहाँ पे आते जाते रहते थे। ठीक है, कुछ लोगों ने, कुछ राजा ने उनसे दीक्षा भी ली है। अगर जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक राजा का मेंशन होगा, तो उन्होंने क्या की थी, उनसे दीक्षा भी ली थी। चलो अभी आएगा, यहाँ पे है कहीं, तो उनसे उन्होंने दीक्षा भी ली थी। तो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ वॉज कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जुन देव इन 1604। यहाँ पे एक चीज है, जो ये गुरु ग्रंथ साहिब है ना, ये 2 भागों में कंपाइल हुआ है। एक कंपाइलेशन की है जो 5th गुरु थे अर्जुन देव ने, एक कंपाइलेशन की है जो 10th गुरु थे, जिनका नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह। जो हमारे अर्जुन देव थे, जब इन्होंने कंपाइल किया ये 1604 में, तो इसको बोला गया आदि ग्रंथ। ठीक है, इसमें जितने भी 5 गुरु थे इंक्लूडिंग हिम, ये 5th गुरु थे, तो उनकी जो जितनी भी टीचिंग्स थी उनको कंपाइल किया गया था। 10th गुरु थे हमारे गुरु गोविंद सिंह, जो उन्होंने जब कंपाइलेशन की तो उसको बोला गया गुरु ग्रंथ साहिब। तो उसमें भी मेंशन किया गया है स्प्रेड ऑफ सिखिज्म इन हिमालयन फुटहिल्स एंड सतलुज रीजन। हिमालय फुटहिल, हिमालय का क्या है, हिमालय अलग अलग सेक्शन में, जैसे सबसे ऊपर कौन सा? ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, उसके बाद शिवालिक। तो शिवालिक में क्या बोला गया है? हिमालयन फुटहिल में आता है शिवालिक रेंज। कौन सी रेंज आती है? शिवालिक रेंज। जैसे पर्टिकुलर ये ज्योग्राफी का पार्ट है, ये हम सब करेंगे। ठीक है, तो शिवालिक रेंज में किसका स्प्रेड हुआ है? सिखिज्म का स्प्रेड हुआ है, एंड सतलुज रीजन में भी हुआ है। तो ये कहाँ बोला गया है? गुरु ग्रंथ साहिब में। उसके बाद है जन्म सखीज। जन्म सखीज क्या है? ये है गुरु नानक जी, जो फर्स्ट गुरु थे सिखों के, उनके बारे में कहाँ बताया गया है? जन्म सखीज में बताया गया है। तो उसमें भी क्या बताया है कि वो उन्होंने ट्रेवल किया था हिमाचल प्रदेश में। अगर ये नीचे याद भी नहीं रखना है तो इस पे नहीं ज़्यादा फोकस करना कि क्या बताया गया है। मोस्टली इन्होंने यही बताया है कि हिमाचल में स्प्रेड हुआ सिखिज्म का, ज़्यादा इसमें अभी यहाँ अभी के लिए। बट जब हम 6 डिटेल में पढ़ेंगे कि 6 का क्या इंट्रैक्शन रहा है, वहाँ पे फैक्ट्स लर्न करने वाले हैं। अभी इसको आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, बस याद रख लो कि जन्म सखी में मेंशन हुआ है, क्योंकि ऑप्शन में दे देते हैं वो किस में मेंशन हुआ है। तो हाँ, जन्म सखी में मेंशन हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब में हुआ है, विचित्र नाटक जो गुरु गोविंद सिंह द्वारा रिटन है उसमें भी मेंशन हुआ है। ठीक है, गुरबिलास बाहे सुखा सिंह, उसमें भी मेंशन हुआ है। ठीक है, किसके बारे में? हिल स्टेट के बारे में। गुरशोभा बाय सेनापत, ये याद रखना है आपको कि किसके द्वारा कौन सी लिखी गई। गुरबिलास, बी फॉर भाई, इनके द्वारा लिखी गई है। गुरशोभा, एस फॉर शोभा, एस फॉर सेनापत,
इस तरह से अपने एंड पे भी आप निमोनिक्स बना सकते हो, हम भी आपको देने की कोशिश करेंगे। दबिस्तान ए मज़ाहिब बाय एम फॉर मज़ाहिब, एम फॉर मोशिन फनी, इनके द्वारा, इन्होंने, ये मैं आपको बता रही थी, देखो यहाँ पे लिखा है राजा ताराचंद ऑफ कहलूर, ठीक है, इन्होंने क्या की थी, शिक्षा ग्रहण की थी हमारे जो ये जो सिक्स के गुरु थे उनसे। नेक्स्ट इज पर्शियन रिलेटेड। अब क्या है, पर्शिया ईरान प्रेजेंट डे, वहां से क्या हुए थे, वहां से भी इंडिया में बहुत ज्यादा लोग रूलर्स आए थे, जो क्या आए थे यहाँ पे अटैक किया था उन्होंने, ठीक है, कैप्चर करने आए थे, कुछ लूटने आए थे, कुछ लूटने आए और चले गए, मोस्टली क्या थे, लूटने आए और चले गए, ठीक है, कुछ लोगों ने ट्रेड भी किया। तो उनके साथ कौन आते हैं, फिर से कोर्ट पोइट्स आते हैं, जैसे फिरोज शाह के साथ कौन आया, तारिक फिरोज शाह किसने लिखी थी, बारेनी ने एंड अफीफ में लिखी थी। इसमें लिखा है द सीज एंड कैप्चर ऑफ नगरकोट फोर बाय फिरोज शाह तुगलक। इसमें लिखा है कि ये जो बारेनी ने लिखा है कि फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, उन्होंने कैप्चर किया नगरकोट फोर्ट, ये स्टेटमेंट वहां पे लिखी है, बट ये ट्रू नहीं है, ठीक है। नगरकोट फोर्ट को फर्स्ट टाइम कैप्चर जो किया था वो उन्होंने जहांगीर ने किया था, ठीक है, ये लिखा है वहां पे, इसको हम ट्रू नहीं मानते क्योंकि इसके एविडेंस नहीं मिले कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। तो ये हमें धीरे धीरे पता चलेगा जब हम कांगड़ा करेंगे, कांगड़ा में हम कांगड़ा फोर्ट देखेंगे, कांगड़ा की पूरी हिस्ट्री देखेंगे, वहां पे आपको ये चीज पता चलेगी। बट आपको ये पता होना चाहिए कि तारीख फिरोज शाही किसने लिखी है, बारेनी ने। क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आए हैं पहले भी, तो आपको ये क्या होने चाहिए, ये आपको पता होनी चाहिए। अब तारीख फरिश्ता, ये भी क्या है, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि फिरोज शाह कैंपेन, कंफर्म किया है इसमें कि जो फिरोज शाह थे उनका कैंपेन हुआ था नगरकोट के अगेंस्ट, ठीक है, नगरकोट फोर्ट। नगरकोट फोर्ट है, इसको बोलते हैं कांगड़ा फोर्ट, ठीक है, जो कांगड़ा फोर्ट, अभी देखेंगे हम पिक्चर में, जो कहाँ है, कांगड़ा में, कांगड़ा फोर्ट आज, और इसका दूसरा नाम क्या है, नगरकोट फोर्ट। अब है सिरात ए फिरोज शाही, हाईलाइट्स फिरोज शाह मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, फिरोज शाह के बारे में। तो आप ऐसे कर सकते हो, अच्छा याद कर लो कि अच्छा फिरोज शाह के बारे में तीन चीजें, तीन किताबों में मेंशन है, 1 2 3, और इसमें मोस्टली किसके बारे में बात हुई है, नगरकोट फोर्ट, नगरकोट फोर्ट, नगरकोट फोर्ट। तो किसके बारे में बार बार चर्चा। अब ये इतना ज्यादा क्यों, देखोगे आप पर्शियन लिटरेचर में बहुत ज्यादा मेंशन हुआ है नगरकोट फोर्ट का, इसकी रेलेवेंस भी मैं आपको बताऊंगी अभी कि क्यों इतना ज्यादा मेंशन हुआ है, बाकी डिटेल में हम कांगड़ा में तो करेंगे ही। अब तुजुके जहांगीरी बाय एम्परर जहांगीर, जहांगीर ने खुद लिखी है ये। इसमें क्या लिखा है, डिस्कस अबाउट कांगड़ा कैंपेन्स, जो मैं बता रही थी ना, जहांगीर ने कैप्चर किया कांगड़ा फोर्ट, ये कहाँ से है, यहाँ से है, और इसके एविडेंस भी मिले। उन्होंने वहां पे दरवाजा बनाया था एक, कांगड़ा फोर्ट में जहांगीर ने एक दरवाजा बनाया था जिनको क्या बोलते हैं, जहांगीरी गेट, ठीक है। तो वहां से पता चलता है हमें कि हाँ इन्होंने किया था कैप्चर, और भी सोर्सेज में ये चीजें मेंशन है, ठीक है। तो उसके बाद तुजुके ताइमुरी, ठीक है, मेंशन राजा रतन सेन ऑफ शिवालिक हिल्स, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि राजा रतन सेन ऑफ शिवालिक हिल्स का मेंशन कौन सी किताब में, तो तुजुके ताइमुरी में मेंशन है, ठीक है। अब ये वकायत ए मुस्ताकी बाय रिज़कुल्ला मुस्ताक नरीर सा अफगान कम्बेन, ठीक है, ये जो अफगान आए थे जैसे अहमद शाह दुरानी वगैरह, ठीक है, ये भी हम करेंगे। अभी के लिए आपको क्या करना है, अभी के लिए कोशिश करो फेमिलियर होने की वर्ड से थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करो, ये चीजें रिपीट होगी, ठीक है, अभी ये ओवर द लेक्चर ये चीजें रिपीट होगी, बट फिर भी क्या करना है, जैसे वकायत मुश्ताकी, यहाँ से ये याद हो गया, अफगान कॉन्क्वेस्ट के बारे में बताया है इसमें, ठीक है। तारीख सल्तनत ए अफगाने बाय अहमद यादगर, अफगाना, इसमें अफगानिस्तान कैंपेन, इसमें भी अफगानिस्तान कैंपेन के बारे में बताया गया है, जिन्होंने जो अफगान से लोग आए थे। तारिक सल्तनती अफगानी बाय अहमद यादगर, ये पुराना वाला पॉइंट है। तारिक खाने जहानी मकजान ए अफगानी बाय निजामतुल्ला, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी चलो यहाँ पे हमने ऐड कर लिया, तो आप इसको भी गो थ्रू कर लेना। बट इससे पहले जितने भी पॉइंट्स थे वो क्या थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे पहले जितने भी पॉइंट्स थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये है कांगड़ा फोर्ट, जिसकी क्या हुई है, फिरोज शाह तुगलक ने भी बात करी है, अभी देखा हमने फिलाश, और जहांगीरी की जो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें भी इसका नाम है, ठीक है, किसका नाम, कांगड़ा फोर्ट का नाम। ये है कांगड़ा फोर्ट प्रेजेंट में, ये बहुत पुराना ब्रिटिश टाइम की एक फोटो है। यहाँ पे हमारा क्या है, कांगड़ा फोर्ट, ये यहाँ से रोड जा रही है, यहाँ से रिवर जा रही है, देख लो कितना ज्यादा डिफिकल्ट ट्रेन है। अगर आपको यहाँ से जाना है तो ये क्या है, कितना ज्यादा डिफिकल्ट है यहाँ से यहाँ तक जाना। फिर इस तरीके से यहाँ से आप इस तरीके से क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, ठीक है, तो डिफिकल्ट है। उस टाइम रोड्स तो नहीं होती थी,
तो यहाँ पे चढ़ाई करके जाना पड़ता था। अब ये है जहांगीरी दरवाज़ा जिसकी मैं बात करी थी, जो किसने बनाया था, जहांगीर ने बनाया था। आफ्टर जब उन्होंने कैप्चर कर दिया था ये अपना 1620 में उन्होंने क्या किया था, कैप्चर किया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, जहांगीरी दरवाज़ा यहाँ पे बनाया था। अब फोर्ट ऑफ कांगड़ा आफ्टर 1900, ये 4 अप्रैल 1905 को क्या हुआ था, अर्थक्वेक हुआ था जिसने पूरा कांगड़ा फोर्ट क्या कर दिया था, तबाह कर दिया था। ठीक है, तो ये है एरिया। यहाँ देखो अब ये सब कुछ आपको क्या दिखेगा, डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब ये बार बार कांगड़ा फोर्ट की रेलेवेंस क्यों आती है, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, वैसे तो हम कांगड़ा में भी करेंगे। ये ना एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। एक तो यहाँ पे प्लेन से हिली एरिया में अगर आना हो तो ये प्रॉपर ट्रेड रूट में आती थी बीच में। ठीक है, प्रॉपर यहाँ से क्या होता था, हिली एरिया में आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। आज की डेट में तो क्या एरोप्लेन से बहुत सारी सुविधाएं हमारे पास, उस टाइम नहीं होती थी। तो ये ना एक बीच में स्ट्रेटेजिक पॉइंट था। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा, ये जो पूरा एरिया था ये कल्चरली बहुत ज़्यादा रिच था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शक्तिपीठ थे, अभी भी है शक्तिपीठ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डोनेशंस आती थी और जगह से, राजाओं से, साउथ के राजा से, हर जगह से क्या आती थी, डोनेशन आती थी। तो बहुत ज़्यादा क्या था, ये रिच था, सोना था यहाँ पे बहुत ज़्यादा, शक्तिपीठ की वजह से होने चाहिए, रिलीजियस इंपॉर्टेंस होने, स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने की वजह से। तो इसको कैप्चर करना ना, और ये प्रेस्टीज का भी सवाल होता था रूलर्स के लिए, क्योंकि ये क्या है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था इसको कैप्चर करना। बहुत ज़्यादा ऊंचे उस पर बना हुआ था और प्रोटेक्शन के बहुत ज़्यादा इंतजाम थे यहाँ पे। तो इसको अगर कोई कांगड़ा फोर्ट कैप्चर कर लेता तो वो प्रेस्टीज होती थी राजाओं के लिए, उनको गर्व महसूस होता था। तो उसलिए भी इसको क्या करना चाहते थे लोग, रूलर्स इसको कैप्चर करना चाहते थे। तो ये है कांगड़ा फोर्ट। नेक्स्ट फिर यही है तबाकित, तबाकित ए अकबरी बाय निजामुद्दीन अहमद, डिटेल्स अकबर हिल कंपेन, दबिस्तान ए मजी बाय मोशन फनी, ये शायद पहले भी कवर हो चुका है। रेफर द इंटरेक्शन बिटवीन मुगल्स एंड हिल्स, मुसायर ए उल्मा शाहनवाज खान, डिस्क्राइब द बायोग्राफी डिटेल्स ऑफ मुगल नोबल्स विद इन्फ्लुएंस ऑफ हिल रीजन। मतलब अलग अलग बायोग्राफीज लिखी उन्होंने, फिर उन्हें डिस्क्राइब किया है किसके बारे में, इंट्रैक्शन जो है हिल रूलर्स की, किसके, मुगल रूलर्स की, किसके, हिल रीजन के साथ। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है, ये भी पूछा गया है पेपर में। तो अकबरनामा बाय अबुल फैजल मेंशन अकबर कैंपेन्स इन पंजाब हिल स्टेट। जो अकबर थे ना, उनका बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन कांगड़ा के रूलर के साथ उनका काफ़ी रहा है, जैसे बिधिचंद हो गए, बिधिचंद के फादर है जयचंद। ठीक है, इनका काफ़ी इंटरेक्शन रही है इनके साथ, कैसे कैसे इन्होंने इनको इन्होंने इनको अपने पास होस्टेज रख लिया था, ये हम सब कुछ पढ़ेंगे कांगड़ा में ना। तो ये कहाँ मेंशन हुआ है, ये हमें कहाँ से पता चला, ये पता चला है हमने अकबरनामा से, अबुल फैजल। अब लिंक करने की कोशिश करो, अब अकबरनामा क्या आ गया, लिटरली सोर्सेज में आ गया, लिटरली सोर्सेज है। उसके बाद है आईन अकबरी बाय अबुल फैजल, provides military and administrative revenue data about the hill region under Mughal control। उसके बाद है मुताबिक उत्वारिक बाय अब्दुल कादिर बनी कवल्स मुगल एक्सपीडिशन एंड कन्फ्लिक्ट्स विथ। ये ध्यान रख लेना आप, ये पेपर में पूछे गए हैं, चांसेस है और भी पूछा जाए कि अबुल फैजल ने क्या लिखी है, आइन अकबरी। अबुल फैजल में अकबर बाबा भी लिखा है, उसी के बाद अब्दुल कादिर बनी ने क्या लिखा है, मुक्ताबुत तारिक। क्योंकि इन किताबों का मेंशन कहाँ होगा, जब हम कांगड़ा करेंगे फिर से। अब ये है फॉरेन ट्रेवलर्स, मैंने आपको बताया था कुछ ट्रेवलर्स के साथ कौन आते हैं, उनके कोर्ट पोइट्स आते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स आते हैं। तो वो क्या लगते हैं, कुछ अकाउंट्स लिखते हैं कि हाँ जी हमारे राजा ने ये किया था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, वो लिखते हैं उन चीज़ों को बायोग्राफीज में। ये ट्रेवलर्स भी आते हैं, वो क्या करते हैं, घूमते हुए, पूरा ट्रेवल करते हुए पूरा क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे वहाँ के डाटा को। वैसे ही जो ट्रेवलर आए थे, इनका नाम था हीन तसांग जुआंग जांग, भी पूछ लेते हैं एग्जाम में ना, ये मोस्टली याद रहता है, ये हम भूल जाते हैं। ठीक है, जुआंग जांग ट्रेवल अकाउंट, ये कहाँ से आए थे, चाइना से आए थे, नेशनैलिटी, और कब आए थे, 1638 में। अब इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने कुल्लू के बारे में बताया है, जलांधरा, जलांधरा मीन्स कांगड़ा वाला एरिया। ठीक है, एंड इन्होंने श्रुगना, एंड श्रुगना, श्रुगना कुछ नहीं है, एक एरिया होता है बुद्धिज्म, जहाँ पे बुद्धिस्ट लोगों का इन्फ्लुएंस होता है या बुद्धिज्म रिलीजन का इन्फ्लुएंस होता है। ये टाउन का, ये टाउन है जहाँ पे क्या है, बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस होता है, उसको क्या बोलते हैं, श्रुंगना बोलते हैं इन चाइनीज लैंग्वेज, या फिर बुद्धिज्म के जो जितने भी रेफरेंस होती है जहाँ पे बुद्धिज्म के बारे में लिखा गया है, वहाँ पे श्रुंगना बोला जाता है। जैसे अशोकन सोपा बुद्धिस्ट साइट्स बताएगी इन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कुल्लू के बारे में, हम डिटेल में कब करेंगे कि कुल्लू के बारे में इन्होंने पर्टिकुलरली क्या बोला, वो करेंगे हम जब हम करेंगे कुल्लू की हिस्ट्री पढ़ेंगे। कांगड़ा के बारे में इन्होंने पर्टिकुलरली क्या बोला, वो कब पढ़ेंगे हम, बट अभी के लिए आपको पता होना चाहिए। इन्होंने सिरमौर के बारे में भी बोला था। ठीक है,
तो सिरमौर के बारे में इन्होंने कुछ चीज़ बोली है, वो भी कब देखेंगे हम, जब हम उनकी हिस्ट्री करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया है प्रीलिम्स में, मैंने बोला था सोर्सेज से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं डेट 630 AD लिख लेंगे, ठीक है, फिर लिख लेंगे 1820, ठीक है, 1768, इस तरीके से, और यहाँ पे लिख लेंगे ट्रेवलर्स के नाम और बोलेंगे मैच द कॉलम, बताओ हिमाचल प्रदेश में कब कौन आया। एक चीज ये, दूसरी चीज पूछ लेते हैं कि अच्छा ये कौन सी नेशनैलिटी के थे, ये थे चाइना के, ठीक है, जॉर्ज फॉस्टर कहाँ के थे, इंग्लैंड के, मेजर आर्चर कहाँ के थे, इंग्लैंड के, और ये कब आए 17, बस यही आता है इसमें, ठीक है। जो ये वाला पार्ट है कि इन्होंने क्या बोला था, वो पर्टिकुलरली हम देखेंगे जब हम पर्टिकुलरली उस स्टेट की, उस डिस्ट्रिक्ट की क्या करेंगे, हिस्ट्री करेंगे। जैसे कुल्लू के बारे में इन्होंने, हिंसांग ने क्या बोला था, ये देखेंगे हम कुल्लू में। बट अभी के लिए आपको क्या करना है, अभी के लिए आपको ये देखनी है, इनकी एयर देखनी है और इनकी क्या देखनी है, नेशनैलिटी देखनी है। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बस आपको थोड़ा कनेक्शन बनाने के लिए दी गई है, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। जेबी डेविसन हो गया, ठीक है। मूरक्राफ्ट कब आए थे, इस टाइम आए थे, बहुत बार आया है पेपर में। जेसी डेविसन कब आए थे, 1843 में आए थे, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे होगी वहाँ पे मैं बता दूंगी। जीटी विग्ने कब आए थे, ट्रेवलर्स इन कश्मीर कब आए थे, ये आए थे 1848 में, और कहाँ से थे ये, इंग्लैंड में थे। बैरन चार्ल्स ह्यूगल 1835 में आए थे, और कहाँ के थे ये, ऑस्ट्रेलिया के। कैप्टन AFP हार्डकोट 1871 कहाँ के थे, इंग्लैंड के। जेबी फ्रेजर 1920 कहाँ के थे, इंग्लैंड के। तो अब ये है हमारे लिटरली सोर्सेज में लास्ट पॉइंट, वो है वंशावली। वंशावली में रूलर्स, वंशावली कुछ नहीं है, रूलर्स होते हैं, उनके बारे में पूरा हिस्ट्री अच्छा है। जैसे कुछ नहीं, ये राजा संचार चंद है, राजा संचार चंद से पहले कौन थे, धर्मचंद थे, इस तरह से, मतलब ठीक है, ये तो नहीं थे, बट मैं बता रही हूँ कि इस तरह से क्या है राजा की क्रोनोलॉजी, ठीक है, जो उनके कुल पुरोहित वगैरह के द्वारा लिखी जाती थी। अब आते हैं हम अपने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पे। उस पे आने से पहले थोड़ा सा ये पॉइंट्स है जिसको देख लो। अब देखो क्या था 20th, यहाँ पे यही पॉइंट लिखा है, कुछ नहीं है, कि 20th सेंचुरी से पहले ब्रिटिश 1920 समथिंग ऐसे समझ लो, 1900 वैसे जो स्टार्ट हुआ था वो 1908 के बाद, जब भूरी सिंह म्यूजियम हुआ था उसके बाद ही स्टार्ट हुई स्टडी। उससे पहले ना ज़्यादा कुछ हिस्ट्री, हिमाचल की हिस्ट्री के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था ना, ज़्यादा कोई छानबीन हुई इस बारे में कि क्या था कैसे था, बस ठीक है, इस टाइम इतनी नॉलेज भी नहीं थी यहाँ पे। तो यहाँ पे यही है, इन दी 19 हिस्टोरिकल रिसर्च एक्सपेंडेड टू प्रीवियस, जहाँ पे आफ्टर 20th सेंचुरी या फिर 20th सेंचुरी में जो रिसर्चेस थी वो कहाँ पहुंची, पंजाब हिल स्टेट्स, प्रेजेंट में हिमाचल प्रदेश, लाहौल स्पीति एंड किन्नौर में, ठीक है। तो जब ये सारी रिसर्चेस हो रही थी तो एक सिग्निफिकेंट डिस्कवरी हुई है स्पीति वैली में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन HES का, स्पीति वैली में एक सिग्निफिकेंट डिस्कवरी हुई 2011 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें एक ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट मिली भोती लैंग्वेज में। किसमें मिली, भोती लैंग्वेज में। एंड ये क्या बताती है, ये बताती है, ये इट इज रिलेटेड टू आयुर्वेदा। डायरेक्ट पूछते हैं, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, भोती नहीं बोलेंगे, कुछ और टांकरी बोल देंगे, कोई भी लैंग्वेज आपको बोल सकते हैं, ठीक है, पर्शियन बोल सकते हैं, इसको चेंज करके। तो ये पता होना चाहिए, भोती में थी, 600 साल पुरानी थी। फैक्ट्स चेंज कर लेंगे, 300 साल पुरानी लिख लेंगे, नहीं 600 थी। कब डिस्कवर हुई, 2011 में हुई, 2022 में नहीं हुई, 2011 में हुई, भूती थी एंड आयुर्वेदा से रिलेटेड थी। आयुर्वेदा नहीं बोल देंगे, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एस्ट्रोलॉजी। तो आपको पता होना चाहिए, नहीं एस्ट्रोलॉजी नहीं था, क्या था, आयुर्वेदा था, ठीक है। इट वॉज रिटन इन गोल्डन लेटर्स, कुछ नहीं है, गोल्ड के उसमें लिखा हुआ था, गोल्ड से लिखा हुआ था। एंड नेक्स्ट के बारे में आते हैं, ये तो होगी कहाँ पे, स्पीति वाली। उसके बाद थोलोंग है, थोलांग है कहाँ पे, लाहौल में। वहां पे भी क्या मिली है, एक मैन्युस्क्रिप्ट मिली है, थोलांग में एक क्या मिली है, मैन्युस्क्रिप्ट मिली है। ये क्या है, ये गोल्डन लेटर में लिखी गई है, ठीक है। ये क्या बताते हैं, ये बताता है कि ये जो एरिया था ये लिटरेरी में कितना, वहां पे क्या था, बहुत ज्यादा देखा होगा उन्होंने कि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। तो उन्होंने काफी ज्यादा वहां पे रिसर्चेस वगैरह की है, या फिर स्क्रिप्चर्स लिखे हुए हैं, तो ठीक है। तो ये क्या बताता है, लिटरली रिचनेस के बारे में बताता है, कौन से एरिया की, लाहौल में, पर्टिकुलरली थोलांग के, लाहौल के एरिया की। तो ये मिली कहाँ है, ये मिली है थोलांग में। ये है भूती लैंग्वेज की स्क्रिप्ट, जो कहाँ मिली है, एग्जैक्टली वो नहीं है, बट भूती लैंग्वेज की ये कोई स्क्रिप्ट है, ये वो वाली नहीं है जो स्पीति में मिली थी, बट फॉर द रेफरेंस की वो इस तरह की ही दिखती थी, क्योंकि लैंग्वेज क्या है, भूती।
अब आते हैं हम नेक्स्ट, जो क्या है हमारे आर्कियोलॉजिक रिसोर्सेज। आर्कियोलॉजी में मैंने आपको पहले बताया था कि क्या होता है इसमें, हम फोकस किस पे रखते हैं, मटेरियल ऑब्जेक्ट पे। किस पे फोकस रखेंगे हम, मटेरियल ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो मटेरियल ऑब्जेक्ट में सबसे पहले क्या आता है, स्टोन। अब रिलेट करो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्टोन एज, क्या कौन सी बताई थी, स्टोन एज, अर्ली ह्यूमन लाइफ इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में भी क्या हुआ उस टाइम पे, एग्जिस्टेंस मिली है किसकी, स्टोन एज में जो लोग होते थे, जो क्या करते थे, स्टोन के जो टूल्स हैं उनका यूज करते थे। लिखने की समझ तो उनमें थी, थे हंटर्स थे, याद आया, तो वही है ये पॉइंट, ठीक है। तो ये कहाँ मिले हैं, ये मिले हैं गुलेर देहरा। यहाँ पे भी, यहाँ से भी क्वेश्चन आया, ये पूरा का पूरा लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट फैक्ट्स पूछे जाते हैं। गुलेर देहरा, धरारिया एंड कांगड़ा कहाँ पे है, ये बियास वैली में है। यहाँ पे क्या मिले, पेबल, चॉपर्स, हैंड एक्सेस एंड बाइफेशियल फ्लिक्स। औजार होते हैं ये, कुछ नहीं है, बाइफेशियल से मतलब दो तिहाई, जिसमें दोनों तरफ से क्या हो, पत्थर की ऐसी धार सी हो। ये कहाँ मिले हैं, ये मिले हैं गुलेर, धारिया एंड कांगड़ा में। बिलासपुर एंड नालागढ़ में भी मिले हैं। यहाँ पे कौन सी रिवर, सिरसा सतलुज के पास मिले हैं। एल्क्यूलिन प्रकार के औजार मिले हैं। ये कुछ नहीं है, ये आते हैं हमारे पेलियोलिथिक। पेलियोलिथिक में क्या है, उसका सब पीरियड है, पेलियोलिथिक का सब पीरियड है, एल्क्यूलियन पीरियड। उसके टूल्स कहाँ मिले हैं, ये आएगा पेपर में, से लिख लेते हैं, डायरेक्ट लाइन उठा के डाल देंगे, ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये कहाँ मिले हैं, ये मिले हैं बिलासपुर है, नालागढ़ में। ये जो दोनों है, ये एस्टिमेट हुई है, इनकी एज है ये इनकी एज है, इतने पुराने हैं ये, ठीक है, 5 लाख साल पुराने हैं ये। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, ये कब के है, ये है लोअर पेलियोलिथिक के। अब देखो नेक्स्ट, ये है टूल्स लोअर पैलियोलिथिक के जो मिले हैं, ठीक है, ये देख लेना आप, ये टूल्स है। अब देखो सुकेती मारकंडा वैली, सुकेती कहाँ, मारकंडा वैली के पास, मारकंडा रिवर के पास, यहाँ पे भी बाइफेशियल स्क्रैपल मिला है। और इसकी अगर आप ये देखिए, ये मिडिल पेलियोलिथिक है, ये है फैक्ट, ये मिडिल पेलियोलिथिक है, जो कहाँ मिले हैं, सुकेती में। अगर मैं इससे पहले देखूं तो ये क्या है, ये है लोअर पेलियोलिथिक। बस लोअर का क्या है, थोड़ा सा, दोनों पेलियोलिथिक है, बस लोअर और मिडिल का फर्क है। तो इतने डिटेल में एचएस में पूछा जाता है। क्लरिकल में नहीं आते हैं यहाँ से क्वेश्चन, सोर्सेज से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं क्लरिकल में, बट एचएस में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एलाइड नायम में भी, ठीक है। न्यूमिनिस्टिक सोर्सेज, मुद्रात्मक स्रोत। पहले क्या किया था हमने, सिर्फ हमने स्टोन टूल्स के बारे में देखा था, वो कौन से स्टोन टूल्स के बारे में हमें कहाँ कहाँ मिले हैं। अब आते हैं हम कॉइन्स के बारे में कि कॉइन से हमें क्या पता चलता है। द स्टडी ऑफ कॉइन इज कॉल्ड एज न्यूमिस्मैटिक्स। कॉइन की स्टडी को क्या करते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। कॉइन्स वर रेयर इन हिल्स, सो लैंड रेवेन्यू वाज मोस्टली पेड इन काइंड नॉट इन कैश। इसका मतलब ये है कि कॉइन्स रेयर होते थे, तो अगर मान लो मैं एक फार्मर हूँ, गरीब किसान हूँ, मेरा लैंडलॉर्ड है, मैंने उससे अपने खेती के लिए मैंने उससे थोड़ी सी ज़मीन ली, तो अब मेरे को जब फसल होगी तो मेरे पास अब क्या होगा, पैसे, उसको कॉइन्स का तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ठीक है, बार्टर सिस्टम भी चलता था, तो मैं क्या करूँगी, अपना थोड़ा सा जो मेरा 30% अपना जो क्रॉप का हिस्सा मैं इसको दे दूंगी अपने लैंड ओनर को। तो यही है, मोस्टली पेड इन काइंड। कॉइन्स प्रोवाइड द इंसाइट ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, रिलीजियस इन्फ्लुएंस एंड सोशल स्ट्रक्चर। अब देखो कॉइन्स ना सिर्फ ट्रेड के लिए यूज नहीं होते हैं। अगर कॉइन्स की हम रेलेवेंस देखें तो कॉइन्स की अलग अलग तरह की रेलेवेंस होती है, जैसे हम, अब मैं वापस आपको ले जाती हूँ, एक याद करो हमने क्या पढ़ा था, सबसे मौर्यंस थे, मौर्यंस के बाद कौन आए थे, एक मिनट दो मुझे, मौर्यंस आए थे, ठीक है, यहाँ कौन थे, मौर्यंस थे, मौर्यंस के बाद यहाँ कौन आए थे, गुप्ता आए थे, ठीक है। अब जो ये थे, इनका क्या था, इन्होंने कौन सी लैंग्वेज यूज करती थी, इन्होंने अपने कॉइन्स पे लिखी थी प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है, प्राकृत लैंग्वेज थी। यहाँ पे कौन थी, संस्कृत लैंग्वेज थी, ठीक है। अब प्राकृत लैंग्वेज क्या होती थी, कॉमनर्स के द्वारा आराम से पढ़ी जा सकती थी, ठीक है। अब ये इजीली पढ़े जा सकते हो, तो यहाँ से क्या पता चलता है कि नहीं, थोड़ा ये क्या है, जो इसका इंक्लिनेशन था मौर्यस का, वो कॉमनर्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा था। वहीं गुप्ता में जो संस्कृत का यूज़ होता है, इससे पता चलता है कि अब जो मौर्यंस थे इनमें ज़्यादा बुद्धिज़्म और जैनिज्म का, बुद्धिज़्म का ज़्यादा वो था कि क्या करते थे, बुद्धिज़्म को ज़्यादा मानते थे। अब संस्कृत से क्या पता चलता है, संस्कृत आती थी ब्राह्मण्स की लैंग्वेज, बिल्कुल अपना, किसको हायर तक के ब्राह्मण्स को ही पता है, लेमैन को समझ नहीं आ रही है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि हिंदू का क्या हुआ था, रिवाइवल हुआ था। तो ये कहाँ से पता चला है हमें, ये चला है हमें कॉइन से पता, ठीक है। थोड़ा रिलीजन का भी पता चलता है कॉइन से, ठीक है। वैसे ही जैसे अगर मैं आपको इसकी बात करूं, क्या बोलते हैं अपना,
कुशान, इनकी बात करूं मैं, अपने ग्रीक्स होते थे जो, ठीक है, तो ग्रीक्स के जो कॉइन, पर्शियंस के जो कॉइन्स होते थे, उसमें क्या होता था, उसमें यही होता था कि दो दो लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था। एक क्या होगी, जो हिंदू अपने जो यहाँ पे यहाँ के जो लोग हैं जो उनको भाषा समझ आती है, वो एक क्या होती थी, पर्शियन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे डाइवर्स लोग रह रहे हैं, बट क्या है, एक सेंट्रल अथॉरिटी है जिसके अंदर ये क्या है, पीसफुली रह रहे हैं। वैसे ही अगर मैं कोई बड़ा राजा है, जैसे समुद्रगुप्त है, ठीक है, उनके कॉइन्स अगर यहाँ पे भी मिलते हैं, तो क्या पता चल रहा है कि समुद्रगुप्त क्या है, सेंट्रल अथॉरिटी है, और उसकी जो पूरी जो एक्सटेंशन है, जो उसको माना जाता है कि वो एक रूलर है जो पूरे इंडिया को रूल कर रहा है, वो यहाँ पे है, ठीक है, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में अगर उसको कॉइन मिलते हैं तो उसकी क्या है, अथॉरिटी है इस पर्टिकुलर एरिया पे भी। तो ये किसके द्वारा पता चला है हमें, ये सब कुछ चलता है कॉइन्स के द्वारा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस से पहले सिर्फ एक म्यूजियम था हिमाचल प्रदेश में, उसका नाम था भूरी सिंह म्यूजियम, जिसकी स्थापना 1908 में हुई थी। इसने क्या किया था, रिसर्च करी थी कॉइन से रिलेटेड, ये म्यूजियम था। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम बना 1973 में। डायरेक्ट यही क्वेश्चन आया था, और ये किसके द्वारा बनाया गया था, मतलब इसको इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इनकी वीसी ओरी द्वारा। ये भी क्वेश्चन है, पूरी लाइन दे देंगे इस तरह से। ये ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे फैक्ट्स के साथ खेलते हैं, HASLID में, क्लरिकल में भी आता आया है ये क्वेश्चन। तो ये है हिमाचल प्रदेश म्यूजियम। और फिर ये बिल्डिंग का नाम पूछा है, इनवेरम, ये बिल्डिंग है, या PDF में देखना है, ठीक है, ये वाली बिल्डिंग का नाम डायरेक्ट पूछा है कि ये कहाँ लोकेटेड है, अभी पिक्चर में देखना आप। तो ये दो म्यूजियम ने क्या किया, धीरे धीरे काम किया, किस पे, इस पे इन्होंने रिसर्च करनी स्टार्ट करी कॉइन्स के बारे में। फिर हमें क्या पता चला, बहुत सारे कॉइन्स हमें मिले, फिर जब उनको डिसाइफर किया गया, फिर हमें पता चला कि अच्छा, कुल्लू में किसके कॉइन्स मिले गए हैं, कांगड़ा में कौन से कॉइन मिले हैं, कांगड़ा में कौन बाहर से आया था, उनके कॉइन्स वहां पे मिले हैं, किसके साथ ट्रेड, ये सब कुछ कब पता चला है हमें, जब इस पे रिसर्च शुरू होनी स्टार्ट हुई। तो यहाँ से सबसे पहले जो कॉइन का है भाग, वो है ट्राइबल रिपब्लिक्स एंड लोकल कॉइन्स, मतलब जो ट्राइब्स थे, जो मैंने आपको बताया था, जितने भी जनपद है हमारे, कुलुता 4 थे ना, और क्या है, लोकल कॉइनेज। तो ये है फर्स्ट। तो ट्राइबल रिपब्लिक्स लाइक कुनिंदाज, उधमराज, कुलता, त्रिगता, युद्याज एंड हिंदू साहिब इशूड कॉइन्स इन हिमाचल प्रदेश। इन्होंने क्या किया, अपने जनपद में कॉइन्स इशू किए। तो ठीक है, तो जो ओल्डेस्ट कॉइन है वो है कॉइन ऑफ विरासा फाउंड इन कुल्लू। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया है पेपर में कि ओल्डेस्ट कॉइन कौन सा है, एक कॉइन ऑफ विरासा है, ये किंग थे, इनका कॉइन कहाँ मिला है, कुल्लू में मिला है, ठीक है। पंचमार्क्ड कॉइन्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन शिमला एंड कांगड़ा। शिमला एंड कांगड़ा में पंचमार्क कॉइन्स मिले हैं। अब देखो, पंचमार्क कॉइन और नॉर्मल कॉइन में कुछ फर्क नहीं है, इनकी जो मेकिंग प्रोसेस होती है उसमें फर्क होता है। पंचमार्क कॉइन्स होते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन के द्वारा क्या हुआ है, एक एक कॉइन बनाया जा रहा है, ठीक है, एक ये है, इसको कट करके किसी भी चीज का मटेरियल हो सकता है, सिल्वर, कॉपर, जिस चीज का, यहाँ से क्या हुआ, कट किया ह्यूमंस द्वारा 1 बाय 1, फिर ये क्या बन गया, कॉइन बन गया। तो अब ह्यूमंस द्वारा क्या हो रहा है, मैनुअली हो रहा है, तो इसकी शेप क्या होती थी, इरेगुलर सी होती थी। अब ये होते हैं पंचमार्क्ड कॉइन्स, ठीक है। दूसरे कॉइन्स क्या होते हैं, कुछ नहीं होता, कि यहाँ पे इस तरह का क्या है, मोल्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे समझ लो आइसक्रीम है, अब अगर हम यहाँ पे मिल्क डालते हैं, तो ये जो यहाँ से आइसक्रीम बाहर निकलेगी, तो वो किसकी शेप की निकलेगी, इसकी शेप की निकलेगी, इनको मोल्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो कॉइन भी ऐसा ही है, इसके अंदर मटेरियल डाला, एक राउंड कलर का क्या निकल गया, कॉइन बाहर निकल गया। यही फर्क है नॉर्मल कॉइन्स और पंचमार्क्ड कॉइन्स में, ठीक है। तो ये कहाँ डिस्कवर हुए हैं, ये शिमला और कांगड़ा में डिस्कवर्ड हुए हैं। कॉइन से भी बहुत क्वेश्चन आए हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, कहाँ पे कितने कॉइन्स मिले हैं। अभी मैंने आपको चार्ट भी दिया है, जब आप उसको पढ़ोगे ना, उससे चीजें बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगी आपके लिए। अर्की से मिला है 37 पंचमार्क्ड कॉइन्स मिले हैं, वर फाउंड इन 5 सिंबल्स। इसमें क्या थे, अब ये पूछेंगे, जो अर्की में कॉइन मिले हैं कितने थे, वो थे जी 37। अब उसमें था क्या, उसमें 5 सिंबल्स बने थे ऑन वन साइड, एंड उसका वेट कितना था, 54 ग्राम। डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अर्की में 37 पंचमार्क्ड कॉइन्स, उसमें सिंबल्स कितने थे, 5, वेट कितना था उसका, 54 ग्रेन्स। ये है देखो कुछ कॉइन्स जो मैंने आपको बताया है, ये है आपके कॉइन्स जो कुनिदास एंड उदुम्बराज द्वारा, ये है युद्धयाज द्वारा, ठीक है। युद्धयाज के ये कॉइन है, देखो इसकी शेप कैसी है, इसकी शेप प्रॉपर है। तो अब पंचमार्क की क्या है, इसकी शेप प्रॉपर नहीं है, यहाँ पे कुछ हिरन सा बना है, इसकी शेप क्या है, प्रॉपर नहीं है। तो ये है पंचमार्क, ये है नॉर्मल कॉइन्स।
अब आता है फॉरेन इन्फ्लुएंस। अभी जो अब कॉइन्स किसके, फॉरेन के। अभी किसके कॉइन्स करे थे हमने यहाँ पे हमने करे थे ट्राइबल रिपब्लिक एंड लोकल कॉइनेज, जो ट्राइबल रिपब्लिक थे। अब किसके कॉइन्स करे हम, जो फॉरेनर्स यहाँ पे आए हैं। जैसे फर्स्ट क्या थे, फ्रॉम 5th सेंचुरी BC टू 2nd सेंचुरी CE इंडो ग्रीक्स एंड कुशान इन्फ्लुएंसेस एविडेंट। इनका जो इन्फ्लुएंस था, मैंने आपको स्टार्टिंग में, अगर आप चार्ट देखोगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब मॉडर्न्स के टाइम, उस टाइम पे क्या हुआ था, एक्सटर्नली हमारे ऊपर इन्वेडर्स आए थे, तो उनका क्या था, इन्फ्लुएंस था किसी ना किसी तरह से। कई जगह पॉजिटिव था, कई जगह नेगेटिव था, कई जगह ट्रेड से उससे भी आया। जरूरी नहीं है कि सबको कैप्चर ही करना है, कई जगह क्या होता है ट्रेड से भी आता है। तो इनका इन्फ्लुएंस कहाँ था, यहाँ पे था। इंडो ग्रीक कॉइन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इंडो ग्रीक कॉइन्स वर फाउंड इन लचोरी एंड सरोल इन चंबा। किसके मिले हैं, इंडो ग्रीक कॉइन्स मिले हैं। कहाँ मिले हैं, लचोरी एंड सरोल कहाँ मिले हैं, चंबा मिले हैं। 21 कॉइन्स ऑफ अपोलोडोरस वर फाउंड इन तपामेवा हमीरपुर। ठीक है, ये ग्रीक्स होते थे। इनके कॉइन्स कहाँ मिले हैं, तपामेवा में मिले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है। तपामेवा कहाँ है, हमीरपुर में। ठीक है, यहाँ मिले हैं, यहाँ मिले हैं। एंड 31 इंडो ग्रीक कॉइन्स वर फाउंड इन ज्वालामुखी कांगड़ा। तो आपको विद फैक्ट्स ये क्या करनी है, आपको चीजें याद रखनी है। टेबल भी दिया है अभी साथ में, तो जब आप टेबल में पढ़ेंगे तो वो चीजें आपकी क्या हो जाएगी, सामने दिखेंगे इजीली, तो आप इजीली कंपेयर कर पाओगे। अच्छा, यहाँ पे ये कॉइन्स मिले, या मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। These coins show the presence of Indo-Greeks and Kushan influence in। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि इंडो ग्रीक्स और कुशान का क्या था, इन्फ्लुएंस रहा था हिमाचल प्रदेश में। अब क्या इन्फ्लुएंस रहा था, जब हम फॉरेन इन्वेजन्स करेंगे वहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे चीज़ें, किस किस राज्य के साथ क्या था। और जब हम डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री भी करेंगे तो वहाँ पे भी ये डिटेल में चीज़ें कवर होगी। ये है इंडो ग्रीक कॉइन्स। यहाँ पे देखो थोड़ा सा, यहाँ पे इनकी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कुछ, इधर भी है। और ये है कुशाना के कॉइन्स। कुशाना के काफ़ी ना सिल्वर और गोल्ड में ही इनके कॉइन्स होते थे। अब इनकी कलेक्शन, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया है, म्यूजियम्स के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ये है हिमाचल प्रदेश का म्यूजियम, जो कब बना था, 1973 टू 74 में बाय VC ओरी। मैंने बताया था ये क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये कब बना था, 1973 से 74 में स्टेब्लिश हुआ था VC ओरी के द्वारा। आइविरम बिल्डिंग थी जहाँ पे ये क्या था, बना था, मतलब ये बिल्डिंग का नाम ये है। एंड ये है भूरी सिंह म्यूजियम ऑफ चंबा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इन कॉइन्स को यहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है। आप जा सकते हो, अगर आप इन जगह के नज़दीक रहते हो ना, तो आप जा सकते हो, जाया करो, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। बहुत सारी सुंदर सुंदर हमारी पास रिलेटेड बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ पे हमें मिलती है। तो आप जाओ, मतलब जैसे ना जो इंटीरियर्स में जिनको हम ऐसे नहीं जाके देख सकते, तो यहाँ पे हमको ना हमारे रिचनेस, हमारा जो कल्चर है उसकी जो रिचनेस है, वो हमें यहाँ पे उसकी एक झलक दिख सकती है। वैसे तो हमें दिखती रहती है झलक, बट यहाँ पे क्या है, उसकी झलक हमें बहुत ज़्यादा दिखती है यहाँ पे ना, जहाँ यहाँ पे जो रखी हुई है चीज़ें उनके द्वारा। तो कभी निकल जाया करो ऐसी ऐसी जगह में ना, देखा करो। अब आते हैं इंस्क्रिप्शन की बात। अभी किसकी बात करी थी हमने, कॉइन्स की। कॉइन्स के पहले किसकी बात करी थी हमने, टूल्स की। अब किसकी बात करें हम, इंस्क्रिप्शन की। कुछ नहीं है, सॉलिड सरफेस पे अगर कुछ भी लिखा हो तो उसको क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन। सॉलिड कोई भी हो सकता है, पत्थर, मेटल, कुछ भी। ठीक है, उस पर कुछ भी लिखा हो तो उसको क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन जो हिमाचल प्रदेश में मिले हैं, ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, कोमेमोरेटिव है, डोनेटिव है एंड डेडिकेटिव है। इसका मतलब होता है किसी की याद में, ठीक है, स्मृति में, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी स्मृति हो सकती है उसमें। डोनेटिव होता है, दान कर दिया, मंदिर के लिए दान कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। जैसे और यहाँ पे होता है डेडिकेटिव, ठीक है, समर्पण के लिए, ये वाला मंदिर के लिए है, ये डोनेटिव वाला दान के लिए है। डेडिकेटिव मतलब पूरा समर्पण कर दिया किसी चीज़ के लिए, मंदिर के लिए समर्पण, ये यहाँ पे आता है। ये वाला तो याद में, जैसे आपने देखा होगा हमारे जैसे गांव वगैरह में, वहाँ पे अगर किसी की डेथ हो जाए तो उनकी याद में पानी के लिए एक वो जहाँ पे से पानी निकल रहा है वहाँ पे एक ऐसे ईंट की दीवार का कुछ बनाया जाता है कि इनकी याद में ये बनाया गया है, यही सब कुछ। ठीक है, तो इनसे पता चलता है। तो इंस्क्रिप्शन है वो बताते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में, रिलीजन के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, अब किस ग्रांट्स के बारे में। ठीक है, कि पॉलिटिकल हिस्ट्री, मान लो किसी राजा का, किसी पर्टिकुलर, जैसे कुल्लू का कोई राजा था, उसने क्या कर दिया, कैप्चर कर लिया शिमला का कोई एरिया, तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पे अपना इंस्क्रिप्शन बना लिया उनके किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने कि अच्छा ये जो पर्टिकुलर एरिया था ये उन राजा के अंदर आता था। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री, इन्फ्लुएंस पता चलता है कि कौन से राजा का कहाँ तक इन्फ्लुएंस था। रिलीजन के बारे में पता चलता है, लिखते हैं उसमें पूरा कि किस रिलीजन का, लैंग्वेज का पता चलता है कौन सी लैंग्वेज में लिखे गया थे इंस्क्रिप्शन। ठीक है,
तो स्क्रिप्ट्स यूज्ड इन, अब यहाँ से आया हुआ है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, जो हिमाचल प्रदेश में जितने भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें क्या हुआ है, कितनी स्क्रिप्ट्स यूज की गई है। ठीक है, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट्स में कुछ नहीं है, स्क्रिप्ट्स होती है हम किस भाषा में लिख रहे हैं। जैसे हेलो, ठीक है, रोमन में लिखा ये मैंने हेलो, अब मैं लिख लूं हेलो, ये किस में लिखा मैंने, देवनागरी में, ये किस में है, रोमन में, तो ये क्या हो गई, ये है, ठीक है, दिस इज योर लैंग्वेज, हेलो लिखना था मैंने, ठीक है, तो दिस इज योर लैंग्वेज एंड दिस इज योर स्क्रिप्ट, रोमन, देवनागरी, ठीक है, कुछ नहीं है, बस यही है। तो ये है क्या बोलते हैं, जितनी भी स्क्रिप्ट्स यूज हुई है, कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स हुई है, यहाँ से पूछते हैं। ठीक है, इनमें से कोई यहाँ पे घुमा के कोई और स्क्रिप्ट डाल देंगे कहीं और की, बट आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी होती है। ये तो आपको लर्न हो जाएगी, देखो दिक्कत आपको किसमें, ये भी आपको लर्न हो जाएगी क्योंकि बार बार यूज होगी। इस खरोष्टी भी लर्न हो जाएगी, ब्राह्मी भी लर्न हो जाएगी, शारदा भी लर्न हो जाएगी, तांकरी भी हो जाएगी। ठीक है, ये तिब्बतन भूती लैंग्वेज होगी। इसकी स्क्रिप्ट कहाँ मिली थी, अभी पढ़ा था ना हमने, बताओ इसकी स्क्रिप्ट कहाँ मिली थी हमें, अभी पढ़ा था हमने। तो ये जो स्क्रिप्ट मिली थी ये भी, तो इस तरह से रिलेट करना है। तो खरोष्टी, भ्रामरी, शारदा, सिद्धमत्रिका, आपको दिक्कत आएगी इसमें, इसमें, इसमें एंड शंखा में, क्योंकि ये इसका कम यूज होता है, मतलब इसके बारे में ना ज्यादा बताया नहीं है। इनके बारे में तो आप पढ़ते रहोगे, तो इन चारों को आप देख लेना, बाकी इनके बारे में आप पढ़ते रहोगे, धीरे धीरे ये इवेंचुअली याद हो जाएगी, बस ये याद कर लो। ठीक है, तो ये नंबर भी पूछ सकते हैं, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तरह की स्क्रिप्ट्स का क्या हुआ है, यूज हुआ है। ये है शारदा स्क्रिप्ट्स, जिसके बारे में बहुत ज्यादा यूज हुआ है और क्वेश्चन यहाँ पे बार बार आया। क्या क्वेश्चन आया है वो मैंने अभी स्लाइड में लिखे है, ये वाली। ठीक है, ये है शारदा स्क्रिप्ट। ठीक है, इस तरह से ये शारदा स्क्रिप्ट है। ये तांकरी जो हमारी पहाड़ी भाषा है, तांकरी के जो इस, और दोदी भी हमारी क्या बोलते, डोगरी कश्मीर साइड यूज होती है। तांकरी स्क्रिप्ट इन इंडिया इज एन ऑफ शूट ऑफ शारदा स्क्रिप्ट। ठीक है, शारदा स्क्रिप्ट से ही क्या बनी है, तांकरी बनी है। अर्लिएस्ट शारदा स्क्रिप्ट इन हिमाचल प्रदेश फाउंड इन भूरी सिंह म्यूजियम। अगर आपको सबसे पुरानी स्क्रिप्ट देखनी है शारदा, तो वो कहाँ मिलेगी आपको, भूरी सिंह म्यूजियम मिली थी। ये कब की है, ये चंबा में मिली है, और ये कब की है, 19th सेंचुरी की है। ठीक है, डेडिकेटेड टू क्वीन सोमा पारखा। ये पूछा जाता है किसके बारे में बोल रहे हैं, ये स्क्रिप्ट बोल रहे हैं, ये वाली जो कहाँ पे है, अर्लिएस्ट शारदा स्क्रिप्ट कहाँ मिली थी हमें, चंबा में मिली थी, और प्रिजर्व कहाँ की गई है, भूरी सिंह म्यूजियम में। ये क्या है, ये डेडिकेटेड है क्वीन सोम पारखा। शी वॉज अ वाइफ ऑफ सत्यागी, आ रूलिंग चीफ्टन, लोकल रूलर थे, उनकी क्या थी ये, शी वॉज अ वाइफ। सत्यागी यूज सराहना ऑपोजिट ऑफ साहो इन एशियर चंबा। ठीक है, जो ये सत्यागी थे ये कहाँ रूल करते थे, ये एंशियंट चंबा में, जो सराहन जो ऑपोजिट ऑफ साहो है। ठीक है, एक जगह थी कहाँ पे, चंबा में, उसके ऑपोजिट एक जगह थी, वहां के क्या थे, ये रूलर थे। कौन, सत्यागी। तो इन नामों को क्या करना है ध्यान से। सत्यागी की वाइफ थी कौन, सोम प्राखा, उसके बारे में कहाँ लिखा है, इस जो हमारे ये जो शारदा स्क्रिप्ट का जो हमें ये मिली है, शारदा स्क्रिप्ट मिली है, इसमें लिखा है इनके बारे में। शारदा स्पेसिमिन इन कांगड़ा इज द बैजनाथ वन। ठीक है, कांगड़ा में भी क्या मिली है, शारदा स्क्रिप्ट की एक यूलॉजी मिली है। कहाँ गया, ठीक है, स्टोन, ये कुछ नहीं है, स्टोन स्लैब, एक स्टोन स्लैब है, उसमें क्या लिखा है, शारदा स्क्रिप्ट में लिखा गया है कुछ राजा के बारे में, वो हम देखेंगे कांगड़ा में। वो कब की है, वो है 1204 की। ठीक है, तो उनके बारे में कहाँ लिखा गया है, वो लिखा गया है बैजनाथ के मंदिर में। वो कौन सी है, किस भाषा में है, वो है शारदा में। ठीक है, अब मेजर इंस्क्रिप्शंस है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ से, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है डायरेक्ट। जैसे सलूरी और सलानू स्क्रिप्ट कहाँ पे है, इंस्क्रिप्शन कहाँ पे मिली है, ये मिली है मंडी वैली में। ठीक है, इसमें मेंशन किसका है, चंद्रेश्वर है महाराजा, उनका मेंशन है। इसमें लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज है इसमें संस्कृत और प्राकृत। ठीक है, इस लैंग्वेज का इनमें से दोनों का है, एक आगे और पीछे। ठीक है, तो इसमें क्या है, मेंशन किया गया है किसके बारे में, चंद्रेश्वर राजा, और ये कहाँ पे है, मंडी में। निर्मल कॉपर प्लेट बहुत बार पेपर में आई है, निर्मल कॉपर प्लेट, ये कब है डेट में, 7th AD आता है पेपर में लिख के ना, 7th AD ये पर्टिकुलर इसकी डेट है। इट इज इशूड बाय महासमंता समुद्र सेना। महासमंता होता था रूलर के लिए या फिर राजा के लिए, जो बहुत बड़ा राजा होता था उसके लिए यूज होता है महासमंता वर्ड। तो वो राजा कौन था, उनका नाम था समुद्र सेन।
ठीक है, तो इनकी जो प्लेट है ये कहाँ मिली है, निरमंड में मिली है, और इसकी स्क्रिप्ट क्या है, शारदा। ठीक है, तो इस तरह की कॉपर, ये है कॉपर प्लेट। ठीक है, ये हो, देखो ये होती है, देखो कॉपर की प्लेट है, इसके ऊपर क्या है, कुछ लिखा गया है, तो ये क्या आया, इंस्क्रिप्शन, हार्ड सरफेस पे लिखा गया है। चंबा कॉपर प्लेट्स, चंबा में बहुत सारी प्लेट्स मिली है। ठीक है, 3 डजन ऑफ प्लेट्स मिली है चंबा में, और इनकी डेट क्या है, 10th to 18th सेंचुरी। एंड लैंड ग्रांट रिकॉर्ड्स की, किसी राजा ने लैंड किसको दे दिया मैंने, ठीक है, तो किसी चीफ ने ये लैंड उनको दान में दे दिया, तो इस तरह की। ठीक है, ये प्रिजर्व कहाँ की गई है, ये प्रिजर्व की गई है भूरी सिंह म्यूजियम में। अब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, कौन सी थी, मोस्टली ये संस्कृत में थी। ठीक है, स्क्रिप्ट इसमें शारदा यूज की गई थी, कुछ में तांत्री भी यूज की गई थी, और कुछ में एक स्क्रिप्ट ऐसी थी, एक है ये, ज्यादा नहीं है इसका नंबर, एक में क्या की थी, तिब्बतन भी यूज की गई थी। तो इस तरीके से देखो, आपको लैंग्वेज का पता होना चाहिए, किस स्क्रिप्ट में लिखी गई है वो पता होना चाहिए, सब कुछ, हर एक फैक्ट। ठीक है, चंबा वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना ये निर्मंड वाली इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, तो सबका पढ़ना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। ठीक है, जैन के इंस्क्रिप्शंस मिले, पूछ सकते हैं हिमाचल में जैन के इंस्क्रिप्शंस कहाँ मिले हैं, तो कहाँ मिले हैं, कांगड़ा में मिले हैं। कांगड़ा में पर्टिकुलरली, ये भी आया है क्वेश्चन, पथियार एंड कन्हारा में मिले हैं। कौन सी भाषा में, ये भी पूछा गया है, ब्राह्मी और खरोष्ठी में। कौन सी स्क्रिप्ट है, ब्राह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट में लिखी गई है, जो पथियार और कन्हारा में इंस्क्रिप्शन मिली है। ये थे वो बैजनाथ की जो मैं बता रही हूँ, कब लिखी गई थी, 1204 में लिखी गई थी। इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि लक्ष्मण चंद्रा है एक, वो क्या थे, कीरग्राम के है, कीरग्राम है बैजनाथ का पुराना नाम, ये भी पेपर में आया है, क्लरिकल में आता है। एंड जयचंद्र ऑफ त्रिगर्था, तो ये क्या थे, लोकल चीफ्स थे ये, सबसे इनसे बड़ा कौन थे, जयचंद्रा, वो कौन से थे, त्रिगर्था के। ठीक है, रूलिंग चीफ कौन थे, जयचंद्रा। उनके जो आगे होते हैं ना छोटे छोटे एरिया में मिनिस्टर समझ लो आप, वो कौन थे, लोकल रूलर समझ लो आप, वो कौन थे, वो थे जयचंद्रा। लोकल कहाँ के थे, वो थे कीरग्राम के बैजनाथ में। ठीक है, तो उनकी क्या मिली है, यूलोजी मिली है। यूलोजी मोस्टली वो होता है जो आफ्टर डेथ किसी की याद में बनाई जाती है इंस्क्रिप्शन, वो कहाँ मिले हैं, वो मिले हैं बैजनाथ में। ठीक है, बैजनाथ का पुराना नाम कीरग्राम। रिटन इन शादी स्क्रिप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, शारदा, शारदा स्क्रिप्ट में, लक्ष्मणा शारदा, ऐसे याद रखना, लक्ष्मणा शारदा, शारदा स्क्रिप्ट में थी। एडिटेड बाय कुनिंगम, कुनिंगम ने क्या किया है, इसको एडिट किया है धीरे धीरे, उन्होंने कुछ चीज इसमें ऐड की थी कुनिंगम ने, किसमें, उस इंस्क्रिप्शन में। शिमला में इंस्क्रिप्शन मिली है, बलाग इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर गिरी। ठीक है, अब रिवर गिरी, ये आपका क्वेश्चन है, बताना रिवर गिरी कहाँ पे है। सोपुर केव इंस्क्रिप्शन, अगर आपको पता है तो, सोपुर केव इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है, हाटकोटी में। यूजेस ब्राह्मरी एंड अर्ली नागरी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट पूछते हैं सोपुर केव इंस्क्रिप्शन कहाँ मिली है, हाटकोटी मिली है। हाटकोटी टेम्पल कहाँ पे है, रोडू में है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, और इसमें लैंग्वेज क्या है, ब्राह्मरी और अर्ली नागरी। तिब्बतन इंस्क्रिप्शन कहाँ मिले हैं, डेटेड अराउंड 150 AD, पुराने मोनेस्ट्रीज ऑफ कुल्लू एंड स्पीति, इनको हम डिटेल में करेंगे जब हम क्या करेंगे, मोनेस्ट्रीज करेंगे। ठीक है, ताबू मोनेस्ट्री, ये सारी मोनेस्ट्री करेंगे, वहां पे ये वाला पोर्शन क्या होगा, डिटेल में कवर होगा। हाईलाइट्स द स्प्रेड ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म इन अर्ली मेडिवल हिमाचल प्रदेश। अब ये क्या करती है, ये हाईलाइट करती है स्प्रेड। ठीक है, जब ये कि यहाँ पे क्या हुआ, बुद्धिज्म का किस तरह से स्प्रेड हुआ किन्नौर और ये अपर पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में, तो ये कहाँ से पता चलता है, ये इंस्क्रिप्शन से। इंस्क्रिप्शन तभी है इस भाषा में वहां पे, क्योंकि वहां पे क्या है, ऑब्वियसली स्प्रेड हुआ होगा बुद्धिज्म का, तो इंस्क्रिप्शन से देखो कैसे पता चल रहा है, रिलेट कर पा रहे हो, हमें इन इंस्क्रिप्शन से पता चल रहा है कौन हिमाचल में आया था, क्या वो लेकर आया था, तो ये सब कुछ कहाँ लिखा होता है इन इंस्क्रिप्शन में, और सोर्सेज होते हैं जो लिटरली हो या फिर आर्कियोलॉजिकल। खाजुराहो इंस्क्रिप्शन 1950, खाजुराहो मंदिर है मध्य प्रदेश में, तो उसमें क्या है, केव्स, बहुत फेमस केव है खाजुराहो केव्स, उसमें मेंशन है चंदेला और पाला डायनेस्टी का जो इंटरेस्ट था वो कहाँ था, हिमालयन टेरिटरीज में, बट कोई डायरेक्ट ऐसा मेंशन नहीं है यहाँ पे, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइडिया है आपको कि हाँ उनका मेंशन था कि जो दोनों डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उनका इंटरेस्ट था हिली एरियाज में, कि हाँ हमें वहाँ पे जाके क्या करना है, देखना है, एक्सपीडिशन करनी है, बट वो आए नहीं थे। ठीक है, मेंशन है। तो ये है हमारी तिब्बतन लैंग्वेज जो मैंने आपको बताया, ये है इंस्क्रिप्शन तिब्बतन लैंग्वेज में जो लिखा गया है। ये है चार्ट जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी कि चंबा, यहाँ पे लिखा है एरिया, लोकेशन, नंबर ऑफ कॉइन्स, इंग्लिश एंड हिंदी में ट्रांसलेशन। ठीक है,
तो चंबा में लोकेशन लचोरी एंड सलोर में कितने कॉइन्स मिले हैं, यही पूछते हैं डायरेक्ट। इस टेबल से हर साल क्वेश्चन आया है, ऐसे समझ लो। तो ये टेबल आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 22। अर्की में लोकेशन स्पेसिफाइड नहीं है, बट कॉइन्स कितने मिले हैं, 12। जो यहाँ कॉइन्स मिले हैं वो क्या थे, पंचमार्क्ड कॉइन थे, प्रिजर्व किए गए हैं भूरी सिंह म्यूजियम में। ये भी क्या थे, पंचमार्क्ड कॉइन्स थे, और इनका क्या किया है, इनको प्रिजर्व किया गया है हिमाचल प्रदेश। ये भी पूछते हैं कि कहाँ पे प्रिजर्व किए हुए हैं, आते हैं क्वेश्चन कि ये वाले बताओ कॉइन्स कहाँ पे प्रिजर्व किए गए हैं, ठीक है। कांगड़ा में लोकेशन इज कनिहारा, क्या मिला है कनिहारा में, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 2 ऑफ वेमा खाद्यविशिष्ट, 1 ऑफ कनिष्का, 1 ऑफ वासुदेवा। नंबरिंग के साथ याद होने चाहिए। 2 किसके थे, वेमा खाद्यविशिष्ट के, 1 किसके थे, कनिष्का के, 1 किसके थे, वासुदेवा के। कॉइन्स ऑफ कुशाना, ये कौन है, कुशाना रूलर्स है, इनके क्या थे, कॉइन्स, ठीक है। फॉरेन इन्फ्लुएंस का बताते हैं, मैंने पहले बता दिया कैसे कॉइन्स फॉरेन इन्फ्लुएंस का बताते हैं। ज्वालामुखी में मिलते हैं 31 कॉइन, पंचमार्क कॉइन्स है। रिलीजियस रीजन डिस्कवर्ड इन द रिलीजियस रीजन ऑफ ज्वालामुखी, ज्वालामुखी की शक्तिपीठ है, कहाँ पे है, कांगड़ा में। कुल्लू का नॉट स्पेसिफाइड रीजन नहीं पता है, नहीं पता है कितना नंबर मिले हैं, बट ये है कि अर्लीस्ट कॉइन इशूड बाय किंग विरियासा डेटेड टू फर्स्ट 8th सेंचुरी। ये भी मैंने आपको पहले कवर हो चुका है, कब के है, फर्स्ट सेंचुरी, ये डेट भी आई हुई है। कालका कसौली रोड, ये पहले कवर नहीं हुआ है, यहाँ पे देख लो 382 लार्जेस्ट कैच ऑफ कुशाना कॉइन, सबसे ज्यादा भारत में, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा कॉइन्स कहाँ मिले हैं कुशाना के, ये मिले हैं कालका कसौली रोड में। कितने मिले हैं, 382। इट इज ऑफ वेमा खाद्यविशिष्ट एंड 40 ऑफ कनिष्का। यहाँ से कंफ्यूज नहीं करेंगे, कांगड़ा में कितने मिला है, 1, एंड यहाँ पे कितने मिले हैं, 40। इस तरह से रिलेट करनी है चीजें, बार बार पढ़ोगे, 2-3 बार पढ़ोगे, हो जाएगा, ज्यादा टफ नहीं है। हमीरपुर में तपावेबा पहले करा है 21 कॉइन्स ऑफ अपोलोडोटस, पंचमार्क कॉइन्स ऑफ इंडो ग्रीक किंग अपोलोडोटस। इंडो ग्रीक का किंग थे, उनका नाम क्या था, अपोलोडोटस, उनके कितने कॉइन मिले हैं, 21। अब ये आते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लेक्चर जो हमने अभी पढ़ा है। तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व, पहले आप पढ़ेंगे, एक बार आप लेक्चर देखेंगे, फिर आप पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। अगर फिर भी सॉल्व नहीं होते आप फिर से रिवाइज करेंगे, नो अदर ऑप्शन। बट ये चीज़ें बार बार 4-5 बार पढ़ोगे, दिमाग में बैठ जाएगी। ये क्वेश्चन है तो आप इन क्वेश्चन से एक बार गो थ्रू हो जाना, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं दिए हैं मैंने स्टार्टिंग में। मेंस में मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एचएस के, एलाइड के या फिर नैब के मेंस में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। तो मेंस के क्वेश्चन मैंने अभी नहीं डाले हैं, बट जो अपकमिंग लेक्चर्स है उनमें आपको मेंस के क्वेश्चन भी मिलेंगे रिटर्न के लिए, जिसमें आप क्या करोगे, अपने आंसर्स को लिखोगे, कोशिश करोगे आप लिखने की। एंड दिस इज प्रीलिम्स के क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लरिकल वगैरह में ये क्वेश्चन, बट क्लरिकल में इस टॉपिक से थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एचएस में हर साल क्वेश्चन आता है, एलाइड में भी आता है, नाइब में भी आता है, जेओआईटी वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं, इससे नहीं आते, कम भी नहीं, ना के बराबर। इन फ्यूचर आ जाए वो अलग एक्सपेक्ट है, बट अभी तक नहीं। ऐसे क्वेश्चन ये एचएस प्री का है, अभी भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि 2015 में पूछा तो अब नहीं आएंगे, नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चन, और आएंगे भी। सारे ऐसे क्वेश्चन नहीं डाल सकते, ठीक है। अपकमिंग 2-3 साल में तो पॉसिबिलिटी, 3-4 साल में तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ये स्टेटमेंट बेस्ड है, तो आपको स्टेटमेंट बतानी है कौन सी इनमें से सही है। नेक्स्ट इज योर इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन तो आया है क्लरिकल में पहले ना, हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम, अब इनमें से बताओ कहाँ पे है, ठीक है। तो आप सॉल्व करते ही अपने आंसर्स डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी रख सकते हैं, अपने एंड पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इनके आंसर्स डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, अगर एक बार में समझ नहीं आया तो आप रिपीट में भी देख सकते हो। एंड अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट जो है, अब हम पढ़ेंगे जनपद के बारे में, ठीक है। जनपद के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले हम पढ़ेंगे जो इन्वेजन्स हुई है, इन्वेजन्स पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे कि हिमाचल प्रदेश के जो यहाँ पे कौन रहता था सबसे पुराना, ठीक है, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स कौन था हिमाचल प्रदेश का, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले कौन रहा है, किसने यहाँ पे बस्तियाँ बनाई, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।